कल की तेज गिरावट की आज पूरी की पूरी भरपाई और दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार बचा है हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा। मजबूती के साथ अच्छी क्लोजिंग के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में है बाजार। सुबह से जो तेजी का माहौल है वो बना हुआ है, कहीं पर भी डिप नहीं मिला है। शानदार और बड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो आइए समझते हैं सर के साथ एक्शन। बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। दीप, बड़ी बात है ये कि बहुत ही बेहतरीन मजबूती बनती दिख रही है और 6 हफ्ते में पहली बार बाजार हफ्ते दर हफ्ते ऊपर बढ़ने को तैयार है, बंद होने को तैयार है। चौतरफा खरीदारी से निफ्टी 400 अंक उछलकर 16,200 के पास है। बैंक निफ्टी लगभग 900 अंक मजबूत होकर 34,300 की तरफ बढ़ता हुआ और मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते डाउन और नैस्डैक फ्यूचर्स 1 से 1.5% उछलते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि भरपूर तेजी के मूड में ये दोनों इंडेक्स आपको दिखेंगे। यूरोप 1 से 2% मजबूत है आज के सेशन में और सेक्टर्स का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि चौतरफा खरीदारी, एक भी सेक्टर लाल निशान में है नहीं, तो फिर किसका बताएं, क्या क्या बताएं। आज के स्टार है मेटल्स, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि रिकवरी और तेजी की लीडरशिप यहीं से आएगी और मेटल शेयर आज दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर इनके पीछे पीछे लाइन में है और बढ़िया लाइन लगाई हुई है सर सभी सेक्टर्स ने। अच्छा ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही बढ़िया इस बाजार में बना हुआ है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। और अनिल जी, बैंक निफ्टी 34,300 यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस इसने जरूर फेस करी है, बट निफ्टी देखिए सर 16,200 के ऊपर आ गया। जो आपकी आखिरी रेंज थी 16,200 250, अब उस रेंज में आ गया। तो यही जानना है, आने वाला 1.5 घंटा भी इतना ही एक्शन पैक्ड रहेगा। दीप, क्या है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने डिसाइड ही कर लिया है कि सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे वो इंट्राडे वाले हो चाहे क्लोजिंग वाले। तो इंट्राडे वाले तो आपके सारे हो ही चुके हैं। 16,050 निफ्टी का था, अब आपको लग रहा होगा 16,050 पे काट लेते तो 150 पॉइंट अभी भी बचे हुए थे। और बैंक निफ्टी का भी दीप आप देखिए, स्टॉप लॉस जो दिन का था वो आज ट्रिगर हो चुका है। दिन का स्टॉप लॉस आज बैंक निफ्टी पे आपके लिए था 33,700 का। सोचो काट लिया होता 33,700 तो कितने सुखी हैं। वैसे बड़ी पोजीशन के लिए 34,300 तक का दिया, तो और बड़ी पोजीशन 34,300 का है, वहां भी पहुंचने की कोशिश। तो आज इंट्राडे का तो मामला हो गया, क्लोजिंग में भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए पहुंच गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज दीप देखनी पड़ेगी आज के सेशन। देखो, हम हैं अभी 16,200 पर। अब कल का छोड़ दीजिए और परसों का छोड़ दीजिए, जो बड़ा मूव आपको आया था मंडे को, मंडे ट्यूसडे 15,900 का लो बनाया था और 16,284 का हाई बनाया था। उस दिन हमने बड़ा मूव देखा, 16,250 के ऊपर सीधा जाकर पार हुए, जबकि 3 दिनों से 4 दिनों से हम 16,000 के नीचे बंद हो रहे थे। आज वैसे ही मूव है, लगभग वैसे ही मूव है, करेक्ट। 400 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का। उस दिन में आज में एक फर्क है, उस दिन का लो 15,900 था, आज का लो 16,000 है और आप वापस 16,300 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक एक हायर बेस बनाने की कोशिश निफ्टी की बीच में हो रही है। पहला तो ये कि आपने एक बढ़िया बॉटम बता दिया 15,750 15,800। अब आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट हो गया। इसको तोड़ने के लिए किसी रशिया यूक्रेन की जरूरत पड़ेगी, अगर तोड़ना है तो। कोई ऐसी खबर चाहिए, मतलब छोटी मोटी से नहीं टूटने वाला, राइट। ये तो हो गया क्लियर और आपके लिए अब क्वेश्चन भी हो गया। अब ऊपर होने के लिए आपको ये चाहिए कि जब आपको बेस मिल गया तो ऊपर उठने के लिए फिर आपको धीमे धीमे ऐसा चाहिए लोअर लो बनाए और हायर हाइज बनाए। तो अब आप लोअर लो दीप, ये 16,400 के ऊपर निकलना चाहिए सोमवार या मंगलवार को, ये चाहिए। 16,399 का हाई था परसों की सेशन में, हमको 16,400 के ऊपर चाहिए। और इस बीच में अगर 16,260 इसके ऊपर की क्लोजिंग आज मिल जाए तो फिर 16,600 675 अगले हफ्ते। ओह वाह, हाँ, इस क्लोजिंग और दौड़ेगा। हाँ, और दौड़ेगा। ये टेक्निक है। एक ही रिस्क है दीप इस मार्केट में, जो सारे डेटा को, सारे चार्ट्स को फेल करती है, वो कोई खबर वो नहीं पता। देखो वो रिस्क तो आपको अब इस माहौल में हमेशा लेके चलनी पड़ेगी। तो हम खाली डेटा की बात कर सकते हैं, ट्रेंड की बात कर सकते हैं, लेवल्स की बात कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ना आए, अनएक्सपेक्टेड में कुछ अच्छा भी आ सकता है। 16 समझो, अगर समझो वीकेंड पे रशिया बोल दे थैंक यू वेरी मच, खत्म करो, सब हो गया जो हो गया, चलो हटाओ, 16,600 खुल जाए आराम से, है ना। और अगर वीकेंड पे ऐसा आ जाए वापस आप 15,700 भी आ जाएं, हो सकता है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगी, दोनों तरफ रह सकती है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। बट अदरवाइज मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज दीप, ये हमारा क्या बढ़ा है वो सब छोड़ दो, इसकी कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ एक चीज से आज, और वो है डाउ फ्यूचर्स। जरा लेके आइए, 31,015 का लो कल का है, 31,250 का क्लोजिंग है डाउ का।
हमें 31,000 के नीचे नहीं चाहिए। और अगर डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर होकर वो रिस्क आपकी कम कर देते कि ये बड़ा लेवल नहीं तोड़ेंगे, हमें उतना ही चाहिए। बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाओ ताकि कभी कोई भगवान न करे खराब खबर आ जाए तो आप संभाल पाओ। सो पॉइंट ये है पूरे सारे लेवल्स बताने का कि हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों एक अच्छा बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सपोर्ट आ रहा है हमारे मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स तो ऑफकोर्स मूवमेंट में है ही। चलिए, थोड़ी देर में एक खास मैनेजमेंट से भी हमें करनी है चर्चा। वेल्सपन जो आज इन्हें बड़ा ऑर्डर मिला है, कितना इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे। उससे पहले और जो खबरें आई हैं वो भी जान लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी जान लेते हैं। कुशल और आशीष इस समय हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में अभी भी निफ्टी से एनटीपीसी के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही एफएनओ स्पेस से अमर राजा बैटरीज, आईबी हाउसिंग और आईडीएफसी लिमिटेड, यहां पर फोकस रखिए, ये भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट आप देखिए इथॉस लिमिटेड का आईपीओ ये भी अभी बंद होता हुआ नजर आएगा आज के दिन में, और अब तक सब्सक्रिप्शन जो है ऑलमोस्ट 0.54 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। कुल 472 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है। कल शनिवार निफ्टी से श्री सीमेंट और साथ ही पावर ग्रिड, ये दोनों कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से जेके सीमेंट और बीएचईएल के नतीजों पर भी आपको नजर रखनी है। 22 मई ये ऑल इंपॉर्टेंट डे रहेगा। रविवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल इवेंट डावोस में शुरू होता हुआ नजर आएगा और यहां पर हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज आती हुई नजर आएगी आपको। 23 मई यहां पर सोमवार को डेविस लैब पर फोकस रखिए, निफ्टी से ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही बीईएल, रैमको सीमेंट, बिरला सॉफ्ट और सेल पर भी सेल के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे कोफोर्ज, एंजल वन और साइंट लिमिटेड। ग्लोबली इवेंट के लिहाज से देखेंगे तो सिंगापुर और हांगकांग के अप्रैल महीने के जो सीपीआई आंकड़े हैं वो भी आपको नजर में रखने हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर अब इन्फ्लेशन पर सबकी नजर है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं कुछ नतीजे और खबरें आज के। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंसेज, थोड़ी देर पहले इसके नतीजे अगर आप देखें तो आपको अच्छे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है वो 680 करोड़ से घटकर 397 करोड़ हो गया है। मार्जिन 23% से घटकर करीब 22% हो गया और आय में देखें तो थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह है कि 1.13% का जो है इक्विटी का ये बायबैक करने जा रहे हैं 750 के भाव पर, यानी मौजूदा भाव के लिहाज से आप देखें 90% के प्रीमियम पर कंपनी बायबैक कर रही है। और अच्छी बात यह भी है कि टेंडर रूट के माध्यम से जो है बायबैक होगा तो इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर देखें तो इनका मुनाफा तो दुगना हो गया, 100 करोड़ से सीधा बढ़कर 210 करोड़। और असेट क्वालिटी में भी देखें तो काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है, ₹1.60 का डिविडेंड भी दिया है। लेकिन खराब नतीजा है हेस्टर बायोसाइंसेस के, यहाँ पर देखें तो मुनाफा जो है 10 करोड़ से घटकर करीब 7.5 करोड़ हो गया है। आय में देखें तो थोड़ी गिरावट ही देखने को मिली, 64 करोड़ से घटकर 56 करोड़। और मार्जिन के लिहाज से तो बहुत ही खराब नतीजे हैं, क्योंकि 31% से घटकर केवल 18% हो गए हैं। हालांकि 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया, लेकिन नतीजे बहुत ही बेकार हैं। एसएमएल इशूज़ यहाँ पर देखें तो इंप्रूवमेंट आया थोड़े से नंबर में, क्योंकि आप घाटा देखें तो 20 करोड़ से घटकर 11 करोड़ हो गया है। और जो इनकी आय है वो 258 करोड़ से बढ़कर सीधे 340 करोड़ हो गई है। राणे मद्रास में भी देखें तो सिमिलर केस है, क्योंकि कंसो घाटा जो है इनका वो 15 करोड़ से घटकर केवल 2.5 करोड़ रह गया है और आय जो है 410 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ हो गई है। एडवांस एंजाइम्स, यहाँ पर जो नतीजा है कंपनी के बहुत खराब हैं, क्योंकि मुनाफा जो है इनका 31 करोड़ से घटकर 24 करोड़ हो गया है। आय में भी देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, ₹1 का डिविडेंड दिया और मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो 41% से घटकर जो है 31% के कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। लेकिन वेल्सपन कॉर्प, थोड़ी देर में मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा ऑर्डर मिला है, 5000 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। इसके डिटेल्स और आपके सामने थोड़ी देर में आते हुए नजर आएंगे। जुबलेंट फूडवर्क्स, इन्होंने पराठा पिज़्ज़ा की जो है पूरी रेंज लॉन्च की है, इसका एक्शन आज यहाँ पर देखने को भी मिला। आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर भी देखिए एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को का 25% हिस्सेदारी जो है बेचने वाले हैं और इस हिस्सेदारी बेचकर इनको 580 करोड़ मिलेंगे। मेट्रोपोलिस में भी कुछ ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अपना स्टेक, माइनॉरिटी स्टेक बेचेंगे करीब $30 करोड़ के आसपास। मेटल स्टॉक्स में एनएमडीसी पर नजर रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कर्नाटक से आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर जो है मंजूरी दे दी है। हालांकि जो तय लिमिट होगी इसके अनुसार ही जो है ये एक्सपोर्ट देखने को मिलेंगे। कुछ ब्लॉक डील्स की बात कर लेते हैं। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देखिए 20 लाख शेयरों के सौदे हुए, कल्याण ज्वेलर्स में करीब 10 लाख, एमआरपीएल में 19 लाख और एनटीपीसी में 10 लाख शेयरों के जो है कई सौदे हुए हैं। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें और जुबिलेंट फूड का जो आपने बताया ढेर सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इसका चैनल चेक करवा लीजिए। बिल्कुल सर, खुद जाके करें। अभी ऑर्डर करें सर? अभी लॉन्च तो होने दो। लंच टाइम जा चुका है, लॉन्च का इंतजार करें और लॉन्च होने के बाद आप और कुशल दोनों टेस्ट करके इस पे बुल वर्सेस बेयर कर लें। ठीक है। और इस मामले में
स्पेसिफिकली मेरा बहुत साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, बुल कुशल ही रहेगा। मामला खाने पीने का है इसमें। सर बुल वर्सेस मैं अकेला ही कर देता हूँ। दे दो। तो चलिए इंतजार रहेगा इस बेहतरीन लॉन्च का। जो बात आप कर रहे थे कि बड़े ऑर्डर की, वेल्समन कॉर्प के मैनेजमेंट से मुलाकात की, तो बस आप तैयार हैं, मैनेजमेंट तैयार है, हम तैयार है। आइए स्पेशल न्यूज फॉर व्यूज आपके लिए। आज सुर्खियों में है वो कंपनी जिसका नाम है वेल्समन कॉर्प, और एक बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है अमेरिका से 5,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, और मार्केट का रिएक्शन भी जबरदस्त इस स्टॉक पर आता हुआ दिखा है इस ऑर्डर के बाद। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विपुल माथुर साहब। माथुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। बताएं सर, ऑर्डर की साइज, कब तक आपको कंप्लीट करना है, कब से शुरू करना है, और ये ऑर्डर्स कहां से आया, किस तरह का, इसकी डिटेल्स बताएं सर। पहले तो बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। जी सर। ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर हमको मिला है अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से। एक मिड स्ट्रीम कंपनी है जो कि गैस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट करती है। उनके साथ हमारे को ये ऑर्डर मिला है। तो ये परमियन गैस, जो वहां का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रिजर्वॉयर है अमेरिका का, उससे ये गैस इवैक्यूएट होकर गल्फ कोस्ट तक आएगी। ये ऑर्डर करीब करीब 3.25 लाख टन का है, और करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के ऊपर का ये ऑर्डर है। इसका एग्जीक्यूशन हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 12 महीने के अंदर इसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो भी जाएगा। अच्छा, एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा? मतलब दिसंबर में शुरू करेंगे और एक साल में कंप्लीट भी हो जाएगा? तो इसके लिए कोई और कैपेसिटी आपको बढ़ाने की जरूरत है, कैपेक्स करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, या जो अभी है वर्तमान में आपकी कैपेसिटी उसी से काम हो जाएगा सर? देखिए, हम अमेरिका के लार्जेस्ट प्लेयर हैं, और आज वेल्सपन लाइन पाइप के अंदर ग्लोबल लीडर है। वहां पे हमारे पास पूरी एडिक्वेट कैपेसिटी अवेलेबल है। ये तीसरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम इतनी बड़ी साइज का, वहां पे 3 लाइंस ऐसी लगी हैं, उसमें से 2 हमने करी है, और ये चौथी लाइन आ रही है, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला है। तो हमारा वहां पे एक बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे सारे जो वहां के बायर्स है उनको कंफर्ट है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारी क्वालिटी के ऊपर, हमारी टाइमली डिलीवरी के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर। वो ये एकदम विश्वास का रिफ्लेक्शन है। और इसलिए हमें जहां तक इसमें कोई चैलेंज का सवाल है, मेरे को तो नहीं लगता कि इसके अंदर हमको कोई चैलेंज दिख रहा है। एक एग्जीक्यूशनल परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर बहुत ही एक सुपीरियर एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हमारा एक सिग्नेचर वेल्सपन का स्टाइल है, वो इस दफे भी यहाँ पे दिखाई देखने को आपको मिलेगा। तो माथुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी आपको सप्लाई करने हैं प्रोडक्ट्स, पाइप जो बनाने हैं, वो बनाएंगे भी आप अमेरिका में, सप्लाई भी वहीं होनी है, राइट? यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं करना है, इंडिया से नहीं करना है, वहीं बनना है, वहीं करना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए अमेरिका ऑयल एंड गैस मार्केट पिछले 1-1.5 साल से काफी डाउन था जी। वहां पे कोई भी ऑयल एंड गैस के अंदर ग्रोथ एक्टिविटी नहीं हो रही। जो हमारा बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा सेटअप है वहां पे, और उसके लिए, और वो पिछले 10-12 साल से कंटिन्यूअसली वो ऑपरेशन में था, पर पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमें वहां पे उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो गया था। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हमको वहां पे ब्रेक थ्रू मिले। जैसे ही हम देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइस के अंदर तेजी हो रही है और डिमांड एकदम पूरे प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुंचती जा रही है, एक्चुअली पहुंच ही चुकी है। जैसे ही ये ऑर्डर डिस्कशन और फाइनलाइज, जैसे ही पहला ऑर्डर उसके बाद फाइनलाइज हुआ है, बड़ा ऑर्डर, और ये हमको मिला है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल ऑर्डर था हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि यूएस का एसेट हमारे लिए चलना बहुत जरूरी होता है, और इतना बड़ा ऑर्डर वहां पर सिर्फ वेल्सपन जैसी कंपनी ही एग्जीक्यूट कर सकती है, इसमें किसी को दो राय नहीं है वहां पे। बहुत ही बढ़िया सर। माथुर साहब, 2 चीजें बताएं जो थोड़ी चिंताएं आजकल रहती है। एक तो ये कि भाई दाम बड़े कमोडिटीज के बढ़ गए, और पता नहीं आगे बढ़ेंगे घटेंगे, जो भी हो, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उसमें। उसके चलते जो मार्जिन्स वगैरह कहीं कम ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी कम, क्योंकि इस बार थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। एक उसके बारे में अंदाजा दे। दूसरा, क्योंकि लंबे समय बाद कच्चा तेल, क्रूड आपका इतना मजबूती से है, और इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, तो अगर क्रूड वापस गिर गया तो ये जो 2 चुनौतियां हैं इस ऑर्डर को लेकर, आप कैसे देखते हैं उसे? ये दोनों चुनौतियों से ये ऑर्डर कंप्लीटली इंसुलेट। ओके। पहला कि जो इसका स्टील है, देखिए वहां पे हम, जैसे मैंने बोला कि हम वहां के लार्जेस्ट प्लेयर, तो वही हमारी वहां पे सारी स्टील कंपनियों के साथ रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है।
इस ऑर्डर का पूरा स्टील का पूरा बैकअप हमारे पास फिक्स प्राइस पे अवेलेबल है, तो स्टील की वोलेटिलिटी का कोई भी इस ऑर्डर के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, ऑयल के प्राइस आज की तारीख में जिस हिसाब से डिमांड दिख रही है और जिस हिसाब से ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऑयल का प्राइस कोई बहुत ज्यादा मॉडरेट होता हुआ दिख नहीं रहा है। और तीसरा, ये पाइपलाइन गैस लिक्विड पाइपलाइन है, और आज हम देख रहे हैं कि गैस के अंदर इतना ज्यादा आर्बिट्राज अवेलेबल है। आज अमेरिका के अंदर यदि आप देखें तो 6 से 7 डॉलर के अंदर गैस मिलती है, और ग्लोबल मार्केट में आप देखें गैस तो आज 30 से 36 डॉलर पर MMBTU के बेसिस पे बिकती है। तो इतना जबरदस्त आर्बिट्राज अवेलेबल है कि वहां पे ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन अब वहां पे काफी रैंप अप होगा, और ये ऑर्डर और ये प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन उसी का क्लियर रिफ्लेक्शन है। मेरे को बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि ये तो अभी सिर्फ बिगिनिंग है, इसके बाद भी वहां पर मेजर प्रोजेक्ट्स आएंगे, और जिसके अंदर हमारा एक बहुत मेजर रोल रहेगा उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का। तो बहुत ही क्लियर मेरे को वहां पे अमेरिका के अंदर आज से 3 से 5 साल की बहुत क्लियर विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, और क्योंकि हम पोल पोजीशन में है तो इसका हमें और हमारी कंपनी को इसको पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपकी बातों से बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा है सर, और कॉन्फिडेंस झलकने के पीछे एक रीज़न भी हमारे दर्शकों को बता दूं। देखिए, वित्त वर्ष 2021 में करीबन 6,200 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इस साल वित्त वर्ष में जो 9 महीने के डेटा मेरे पास में है वो करीबन 4,000 करोड़ का है, और अकेला ऑर्डर ही 5,000 करोड़ का है जो अगले साल पूरा करने वाले, मतलब एक साल के रेवेन्यू के बराबर का तो ये ऑर्डर हो गया। और उसके ऊपर सर ये कह रहे हैं कि और ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना, उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है कंपनी। अच्छा सर, तो ये बताएं, ये तो बड़ा हो गया, पुराने ऑर्डर्स मिलाकर अभी साइज कहां तक पहुंच गई है आपकी? देखिए, आज हम देखें ये ऑर्डर को मिला के हमारे पास जो आज हमारी ऑर्डर बुक है, इंडिया और अमेरिका को मिला के हमारे 3 एसेट है। हम इंडिया में हमारा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, यूएस के अंदर हमारा बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और एक हमारा सऊदी के अंदर ऑपरेशन है। 3 ऑपरेशन वेल्सपन के अंडर में आते हैं। यदि मैं इंडिया और अमेरिका की से बात करूं तो हमारे पास ब्रॉडली 7 लाख टन का आज ऑर्डर बुक हो गया है। इसके अलावा यदि मैं सऊदी की भी बात करूं तो वहां पे भी आज हमारे पास 2 से 2.5 लाख टन का ऑर्डर बुक है, और वहां भी मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है अगले 2-3-4 साल के लिए। तो ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, और यहां से अब ये और ऊपर ही जाने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से हमको बिजनेस का ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है अमेरिका के अंदर, जैसे मैंने आपको भी बताया, वहां पे भी बहुत बिजनेस का ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो बिजनेस में कन्वर्ट होंगी, और हम एक पोल पोजीशन में है तो उसकी पूरा मौका हमको मिलेगा। पर उसके अलावा इंडिया के अंदर भी आप देखें तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में अवेलेबल है, और रिसेंट पास में आपने देखा होगा, मैंने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हमने 2-3 बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर इंडिया के एंगल से जीते हैं। यहाँ पे आज ये ऑयल एंड गैस मार्केट के अंदर कंप्लीट रिसर्जेंस हो रहा है ग्लोबली। आज हमारे पास पाइप्स, हम ऑस्ट्रेलेशिया मार्केट के अंदर पाइप सप्लाई कर रहे हैं, आज हम एक साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर पाइप सप्लाई कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिकन मार्केट के अंदर बहुत हमको विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो आज हमारे वेल्सपन की जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसका उस पूरी चीज को आज हम लीवरेज कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी टेलविंड हमको दिखाई दे रही है, और क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और हमारी रिलेशनशिप और हमारे अप्रूवल्स और एक्रेडिशंस इतने अच्छे हैं सारी कंपनियों के साथ, कि जिसका हमको नेचुरल एडवांटेज मिलेगा जब ये सारे बिजनेस फाइनलाइज होंगे। वंडरफुल, क्या बात है माथुर साहब। एक वादा कर दीजिए, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ इस शो के इस इंटरव्यू को खत्म करते। इतना कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है आउटलुक को लेकर, और इतना स्ट्रांग एग्जीक्यूशन है, हर क्वार्टर में एक इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए, ताकि ऐसा है ना, मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि जब मजबूत कंपनी आकर अच्छा आउटलुक देती है, अच्छा एग्जीक्यूशन देती है, तो लगता है क्या हिंदुस्तान वाकई में प्रोग्रेस कर रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हमारी कंपनियां बाहर जाकर भी बड़ा काम कर रही है। तो आपको सर इस बड़े ऑर्डर के लिए बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने। अनिल जी, एक ही चीज और बोलना चाहता हूँ, ये मैं आपको बहुत धन्यवाद आपका ये इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, और मैं बिल्कुल हर क्वार्टर में समय दूंगा। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी ये तो ऑर्डर है, बट अब वेल्सपन का नया विजन क्या है, ये भी थोड़ा समझना जरूरी होगा, क्योंकि पाइप तो हमारा एक सेगमेंट, ये तो हम B2B प्रोजेक्ट वाले सेगमेंट के अंदर है, जिसके अंदर आज हम लीडर है। पर अभी हम जो कंपनी ने जो अपना नया विजन तैयार किया है, उसके सामने आज हम डक्टाइल DI पाइप का हमने अपना एक नया प्लांट लगाया है, जो एकदम बस अगले 15-20 दिन के अंदर चालू होने की कगार पर है। उसके बाद हम लोग अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अंदर, हम लोग लॉन्ग प्रोडक्ट TMT बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है स्टेनलेस स्टील के अंदर, जहां पे हम स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं।
इसके बाद हम लोग अब पॉलीमर प्लास्टिक बिजनेस को आप देख रहे हैं, आप न्यूज में आपको मालूम ही है, हम लोग क्या एक पर्टिकुलर एसेट के बारे में चर्चा होती रहती है वेल्सपन को लेके। अब हमारा जो विजन है कि अब हम B2C के डोमेन के अंदर भी बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। B2B में हम ग्लोबल लीडर हैं अपने पाइप के मार्केट के अंदर। अब B2C के अंदर हम अपना नया एक नया डॉक्ट्राइन, एक नया वो क्रिएट करना चाहते हैं, डोमेन डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और जिसका भरपूर बेनिफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी इस कंपनी को पूरा मिलेगा। तो ये हमारा अब नया विजन है कि हम B2B प्लस B2C के अंदर दोनों सेक्टर में अब हम उतनी ही मजबूती से काम करें जितना हम आज तक अभी इस सेक्टर में काम करते हैं। परफेक्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें कि आपकी जो योजना है वो योजनाओं पर आपकी कंपनी और आपका मैनेजमेंट खरा उतरेगा और मजबूती के साथ ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कंपनी के मजबूत प्लान, शानदार एग्जीक्यूशन और जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म का असर दीप देखिए, स्टॉक 20% के ऊपर सर्किट पर है। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये है कमाल। देखिए, जब अच्छे प्लेटफॉर्म पर, सही प्लेटफॉर्म पर आकर मैनेजमेंट मजबूती से अपनी बात रखता है तो निवेशकों का भरोसा किस तरह से आता है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे बात करते करते आप देखिए कि वाकई में जिस कॉन्फिडेंस के साथ माथुर साहब ने बोला ना, वो बाजार को पसंद आता दिखा। आइए, अब चार्ट पे राय लेने का मतलब नहीं है, अब तो आज के लिए तो हो गया हो गया, डन फॉर द डे। लेकिन हाँ, मजबूती वाले चार्ट से अभी थोड़ी देर में सेठी साहब जुड़ेंगे। अगर जुड़ गए तो पता नहीं, क्योंकि मुझे याद है हफ्ते 10 दिन पहले सेठी साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी। सेठी साहब हैं क्या? जरा शक्ल तो दिखाइए। हाँ, अरे वाह सर, बधाई। आप, मुझे याद है आपने थोड़े समय पहले वेल्सपन कॉप खरीदारी करने की राय भी दी थी। आज 20% ऊपर भी है। बताएं सर, आपने सुना भी होगा मैनेजमेंट को, क्या है आपकी राय? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त एक तो खबर है 5,000 करोड़ के ऑर्डर की, और जिस तरह से मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को देखा टीवी पे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया इस स्टॉक में। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है और आने वाले दिनों में ये यहाँ से और भी अच्छे अपसाइड दिखाएगा। तो इट्स अ गुड कंपनी टू स्टे इन्वेस्टेड इनटू। अच्छी कंपनी है और इन्वेस्टेड रहें, ये राय आपके लिए। अच्छा, और सेठी साहब आज तो लाइव है शो में, तो जरूरी नहीं कि आपको 2:30 बजे तक का इंतजार करना पड़े। कभी भी सेठी साहब के सदाबहार पिक्स आ सकती है। फिर ये मत बताना कि पहले बताया नहीं, तो कभी भी आ सकती है। 2:30 बजे का कोई फिक्स नहीं है। जब शो में पूरे टाइम है तो पहले भी ले सकते हैं। अच्छा, विश्वेश जी भी छुट्टी बनाकर आ चुके हैं। विश्वेश जी, आपका भी स्वागत है। बड़े दिनों बाद आज लोग पूछ भी रहे थे विश्वेश जी कहाँ गए। मैंने कहा भाई आदमी छुट्टी तो लेगा ना कभी न कभी। जय छुट्टी पे हैं, आज हमारे जैन साहब छुट्टी पे हैं, आज भसीन साहब छुट्टी में। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताऊँ, जैन साहब छुट्टी पर जरूर, लेकिन जैन साहब का अभी मुझे मैसेज आया है 2:50 पर शार्प, 2:45 मान लीजिए, 2:45 के आसपास जैन साहब जुड़ेंगे अपना जेम्स देने के लिए। तो आप अलर्ट रहें, जो भी जेम्स लेना चाहें। और जब तक जैन साहब जुड़ते हैं तब तक किरण जी है तैयार। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में बहुत अच्छी हरकत देखने को मिल रही है और बहुत दिनों के बाद टोरेंट फार्मा में बहुत अच्छी मूव देखने को मिल रही है। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक कंसोलिडेशन का और स्विंग टॉप का ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ। तो मेरा मानना है कि अभी बाय करने की सलाह है। 2665 के आसपास का ट्रेड चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 2640 रहेगा। ये एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज के लिए टारगेट 2700 का रखना चाहिए और उधर रिव्यू लेना चाहिए। अगर 2700 के ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते हमें 2800 2850 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। तो मेरा मानना है कि ये इसको खरीद के चलना चाहिए। आपके लिए टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए, एक मिनट। हाँ, किरण जी, आइडियाज खत्म हो गए। टोरेंट फार्मा इतने मजबूत मार्केट में कौन ढूंढता है? अनिल जी बिल्कुल, आइडियाज खत्म नहीं हुए और जो चार्ट पैटर्न, और नहीं अनिल जी, चार्ट पैटर्न जितना अच्छा है और उसके साथ डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखने को मिल रही है, तो ये दो काउंटर्स थे जिसके कारण मैंने ये स्टॉक चुना है। नहीं, बढ़िया है। वो तो अनडाउटेडली चार्ट पैटर्न तो होंगे, लेकिन मेरे को कभी कभी मौका मिलता है तो फिर मैं छोड़ता नहीं है इसमें। मैं सोचता हूँ चलो किरण जी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। आइए, तैयार है सिमी जी? ले लेते हैं आपके लिए एक बेहतरीन पिक सिमी जी से भी। सिमी जी के नॉन स्टॉप। सिमी जी एक मिनट, आपको जल्दी है? थोड़ी देर रुक सकते हैं? जल्दी से बताइए। नहीं, आप जो भी है कर लीजिए, उतना जल्दी भी नहीं है।
नहीं ना, हाँ तो ठीक है। आईडीएफसी के रिजल्ट आगे मैं थोड़ा रिजल्ट बता दूं एक बार जल्दी से। आईडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट आए, स्टैंड अलोन मुनाफा 26 करोड़ से घटकर 3 करोड़ आया है। ओके, स्टैंड अलोन बेसिस पे 3 करोड़ आया है मुनाफे का आंकड़ा। और कंसोलिडेटेड मुनाफा क्या है वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अलोन इतना अहम नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे 42 करोड़ से 194 करोड़। दीप जरा देखिए, तो रिजल्ट बहुत ही तोड़फोड़ नजर आ रहे हैं और पिटा हुआ स्टॉक ऊपर से है ये। मतलब 42 करोड़ से 194। ये तो फर्स्ट क्लास शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिख रहा है एकदम। जरा और रिजल्ट देखिए, जरा डिटेल में लाइए रिजल्ट से, तो स्टॉक के रिजल्ट बहुत 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 ही गजब के आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इसके रिजल्ट पर रखिएगा नज़र। कुणाल जी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपको तो पता ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। नतीजे आते ही आपके चार्ट्स खुल जाने चाहिए। आईडीएफसी के चार्ट्स आप तैयार रखें, तब तक हम जल्दी से नतीजे बताएं। एक बार चार्ट्स बताइए जल्दी से आप जी। जी डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बस कुछ मिनटों का इंतजार है। अगर ये स्टॉक 53 के ऊपर कुछ मिनटों तक और टिक जाता है तो बाय करके चलने की मेरी राय है। डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और फिर उसका टारगेट कुछ 55, 55.5 का बनता है पहला, और इवेंचुअल टारगेट कुछ 57 रुपए का बनता है। तो 57 तक ये बिल्कुल बिना रुके चल सकता है। तो 53 के ऊपर टिक जाता है तो खरीदारी की राय। आईडीएफसी जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार होता है। देखो 42 करोड़ से 194 करोड़, 4 गुना, 4 गुना, एग्जैक्ट 4 गुना। अच्छी परफॉर्मेंस रही है सर इनकी। फाइनेंसिंग सेगमेंट। अच्छा, ये तो फ्यूचर्स में भी है ना अब तो आईडीएफसी। अब तो फ्यूचर दोनों ही फ्यूचर्स में, आईडीएफसी और आईडीएफसी लिमिटेड। जरा फ्यूचर्स, हाँ फ्यूचर्स का दिखाइएगा लेवल, फ्यूचर्स में आ चुका। तो बहुत ही शानदार और तगड़े नतीजे आपके लिए आईडीएफसी लिमिटेड के आते हुए दिख रहे हैं। 6% का बड़ा उछाल स्टॉक में आपको इस वक्त नजर आते हुए दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है सिमी जी के लिए। बिगुल हो चुका था क्या? सिमी जी बिगुल हुआ था कि नहीं हुआ था? बिगुल आई थिंक हो गया, नहीं हुआ था। 2 मिनट वक्त मिलना चाहिए था आपको। हाँ बिगुल चाहिए था आपको, तो मैंने दे दिया। हाँ बिगुल नहीं हुआ ना, तो बिगुल, हाँ बिना बिगुल तो आप बताएंगे नहीं। ओके, सिमी जी के लिए बिगुल नॉन स्टॉप शेयर का। बताएं सिमी जी। अनिल जी, खरीदने का सलाह है एक फार्मा स्टॉक में ही। किरण जी ने अभी टोरेंट फार्मा को चूज किया और मैंने अभी चूज किया है सिप्ला को। सिप्ला में एक देखे तो वीकली ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है, इसमें मैं मंथली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत ही शानदार पैटर्न है, सुबह से स्टॉक मेंटेन कर रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम टारगेट 995, उसके बाद 1000 और उसके बाद 1020। ये 3 टारगेट सिप्ला में पॉसिबल है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। सिर्फ 10 रुपया का स्टॉप लॉस, 968 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह है। 995 का पहला, 1000 का दूसरा, 1020 का तीसरा टारगेट के लिए सिप्ला को खरीदिए और नेक्स्ट वीक के लिए ले जाइए। ओके, तो यह आपके लिए सिप्ला, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। और इस बीच सेठी साहब का भी व्यू है आईडीएफसी लिमिटेड के नतीजों पर। सेठी साहब बताएं सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए नतीजे तो तोड़फोड़ है, बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने, और स्टॉक में भी एक जबरदस्त एक आज उछाल देखा जा रहा है। बट ये उछाल अगर आप कंटेक्स्ट में देखें तो कुछ दिनों पहले ये स्टॉक 65-66 के लेवल पे था, और तब ये खबरें भी आई थी कि इन्होंने अपना जो म्यूचुअल फंड्स का कारोबार है वो बेचा है 4,500 करोड़ रुपए में। अब उस पैसों का क्या करना है, उसकी बाजार को अटकलें हैं, जिसका कोई मान रहा है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड आना चाहिए। तो वो जो खबरें हैं वो अब इस स्टॉक में, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कंपनी उस 4,500 करोड़ के जो स्टेक सेल से प्रेग्नेंट है और उसका कुछ डिटेल आया नहीं है, बट स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे एक वैल्यू बाई है, बहुत ही सस्ते वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह इस स्टॉक में। और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, मतलब आने वाले महीने 2 महीने में जब भी उसका डिटेल आएगी, ये स्टॉक में बहुत अच्छे अपसाइड यहाँ से देखने को मिलने चाहिए। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी, जहां पर रखनी है आपको नजर। अच्छा एक्शन इस पर भी आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट स्टॉक पर रिएक्शन देखिए, 5.5% की मूव आपको आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट में बनती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक भी और बढ़िया मूव इस समय दिखा रहा है नतीजों के बाद। नतीजों की बात निकली है तो और भी काफ़ी काउंटर्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों से पहले वहाँ पर भी एक रिएक्शन आ रहा है, उन पर भी रखिए नज़र। और सीमेंट पर इन पर्टिकुलर आप रखिए नज़र, क्योंकि सीमेंट काउंटर्स अब एक फ्रेश मूव दिखा रहे हैं। जेके सीमेंट, दालमिया भारत, ये दोनों का अच्छी मूव में इस समय दिख रहे हैं। रामको सीमेंट पर भी एक निचले स्तर से रिकवरी आ रही है। आइए देखते हैं चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी को क्या है पसंद। बताएं सर, गुड आफ्टरनून।
दीपांशु, एक ऑफ बीट स्टॉक चुना है मैंने और राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर के लिए। स्टॉक का नाम है GSPL, जिसके चार्ट पर एक बहुत जबरदस्त चार्ट पैटर्न और बहुत ही रेयर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिखा है। तो GSPL खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और बिल्कुल कुणाल जी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ऑफ बीट नहीं है, कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, गिरते बाजार में गिर नहीं रहा है। वो अनिल जी आजकल फायरिंग करते हैं कि कैसा स्टॉक लेके आ रहे हो, मतलब कि स्टॉक नहीं मिल रहा है, इसलिए कुणाल जी ने ऑफ बीट बोला है। बिल्कुल फ्लेवर में है। 268 का स्टॉप लॉस है, 278 से लेकर 280 के टारगेट के लिए GSPL है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। साहब, आप दोनों की राय तो एक मिल नहीं रही है। आप मेरे ऊपर मुझे बोलते हो अनिल जी फायरिंग करते हैं। अब आप बोल रहे हो ऑफ बीट नहीं है, कुणाल जी बोल रहे हो ऑफ बीट है। मैं किसकी मानूं? पार्टनरशिप तोड़वा दूं? देखिए अनिल जी, आप ट्विटर पे अनिल जी देखिए, अभी आपने कहा कुणाल जी ने आपके दबाव में बोला है ऑफ बीट स्टॉक है। तो दबाव तो आप पे भी उतना ही है जितना कुणाल जी पे। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, अभी आपने कहा कि आइडियाज की कमी हो गई है। हाँ। तो अनिल जी, आइडिया अभी तक तो आइडिया भी खत्म नहीं हुआ अनिल जी। तो आइडिया कैसे खत्म हो जाएंगे अनिल जी? मैंने तो उसको वोडाफोन बोलना शुरू कर दिया है। मैं तो आइडिया बोलता भी नहीं, वोडाफोन के नाम से काम चलाता हूँ। अरे 2:30 बज गए। सेठी साहब बोलेंगे इससे तो बढ़िया मैं लाइव नहीं होता, फोन पे रहता तो मुझे टाइम से ले लेते। तो सेठी साहब है तैयार, बिगुले तैयार, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब आप। अरे बताएं क्या, एक मिनट बताएं। उससे पहले ये कल का पत्ता कहाँ गया भाई? पहले कल तो गजब ही कर दिया। इतने डर के सेठी साहब पूरे आशीष सर के खौफ में सिम्फनी और रुचि सोया की तो बधाई ले लो। बहुत बढ़िया। आपका 1225 के टारगेट के ऊपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। 5% का ऊपर का सर्किट आज से ASM में आ गया। सोचो ASM में आने के बावजूद सर्किट है, यानी कि पूरी की पूरी डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती दिख रही है। आज का जो एक्शन है ASM में 5% का सर्किट होता है, डिलीवरी इंट्राडे हो सकता है, ट्रेड हो सकता है। हाँ, तो बट 5% का सर्किट है। तो पहले तो रुचि सोया के लिए बहुत बहुत बधाई। आई थिंक सिम्फनी भी भागा था, जरा एक बार अपडेट है सर। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो कल जो हिम्मत करी, 400 पॉइंट नीचे था निफ्टी जब मैं 2:30 बजे के शो पे था, और मैंने हिम्मत करी और उस समय ये जिक्र भी किया था कि आज हिम्मत में और जोर आया, बिकॉज बाद में आपने गुगली फेंक दिया, आसू जी भी है शो में। तो बट वो दैट इज पेड ऑफ। और जो 2 स्टॉक मैंने 2:30 बजे दिया उसमें रुचि सोया ने तो कमाल किया, टारगेट अचीव हो गए। 1150-55 पे बोला था और आज सर्किट पे है, 1225 के टारगेट्स आ गए। और सिम्फनी रेंज बाउंड है बट अच्छा स्टॉक है, आज ज्यादा नहीं चला है बट चलेगा। बट अनिल जी, एक स्टॉक और जिसका चर्चा करनी है, रुचि सोया। मैंने कल सुबह जो मेरा शो रहता है थर्सडे मॉर्निंग को, उस पर भी मैंने दिया था। बट उसके अलावा एक JK लक्ष्मी सीमेंट को भी कल सुबह मैंने रिकमेंड किया था अच्छे नतीजों के ऊपर, 393 के लेवल पे। आज वो स्टॉक 500 के आसपास ऊपर गया है, 100 रुपए ऊपर है कल, और आज में 17-18% अभी भी ऊपर चल रहा है। तो उस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी हुई। और बाकी भी एक दिन की तेजी में हाल ही के सुझाए गए कई सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे नाम जो मेरे ध्यान में आता है, एक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया है, KKCL केवल किरण क्लोजिंग 9% ऊपर है। फिर आपके ग्रोअर एंड वेल है, वो भी आज 10% ऊपर है। तो इस तरह के काफी सारे स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों के बताए हुए। परफेक्ट। तो बताएं सर आज का पहला स्टॉक। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, थोड़ा समय लूंगा क्योंकि आज तो पूरी टाइम तक हूं, तो रुक के भी स्टॉक्स ले सकते हैं। स्टॉक का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज। ये अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 430 के लेवल पे। ये कंपनी माइनिंग सेक्टर को केटर करने वाली कंपनी है, ज्यादा चर्चा नहीं होती इसकी स्टॉक की। माइनिंग सेक्टर के लिए जो उनके कंज्यूमेबल्स, रिकरिंग कंज्यूमेबल्स, क्रिटिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के लिए भी काफी जो कंज्यूमेबल्स है वो बनाती है कंपनी। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। 55 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जिसमें 3 इंडिया में है और 3 एक चिली में है, एक साउथ अफ्रीका में और एक ऑस्ट्रेलिया में है। 70 देशों में 515 साइट पे इनका काम चलता है, 515 साइट्स पे। और एक इनका प्रोडक्ट आता है मिल लाइनर करके, जिसमें इनका एक प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड नेम है डायना प्राइम। वो एक डिसरप्टिव माना जा रहा है, जिसके कारण से जो स्टील मिल लाइनर है वो डिसरप्ट होंगे। वो एक $1 बिलियन की मार्केट अपॉर्चुनिटी है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने है। बाकी इसका आईपीओ पिछले साल आया था दिसंबर में, 453 रुपए में आईपीओ आया था। आज आईपीओ की प्राइस के नीचे है, बट आईपीओ को रिस्पॉन्स जबरदस्त मिला था। 219 टाइम सब्सक्राइब हुआ था,
फिर आपके लिस्टिंग भी तोड़फोड़ लिस्टिंग हुई 767 तक के हाइस करे और बाकी बाजार की करेक्शन में ये स्टॉक भी करेक्ट हो गया। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे जो 432-33 के लेवल पे 430 के लेवल पे खरीदने की सलाह, 460 का टारगेट है और 415 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए तेगा इंडस्ट्रीज। और चूंकि आप शो में ही हैं तो बाकी का फिर हम आराम से लेंगे, हम भी जल्दीबाजी में क्यों लेंगे? क्यों हाँ। आराम से लेंगे। तो सेठी साहब पहले 2:30 बजे की स्ट्रेटजी कर लें क्या? कुणाल जी बहुत बार ऑब्जेक्शन ले लेते बाद में, नहीं तो हाँ। डन। तो चलिए आइए स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी से। $300 पॉइंट ऊपर है सर डाउ फ्यूचर्स, बहुत ही बढ़िया एक्शन। 300 पॉइंट फ्यूचर ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर दिख रहे हैं। तो आईटी गिरता है तो आईटी गिरता है, लीडरशिप लेता है तो आईटी लेता है। 1.5% ऊपर यूरोप है, कच्चा तेल रेंज में आज कारोबार करते हुए दिख रहा है। रुपए ने आज मजबूती दिखाई है और एशिया के मार्केट्स भी बहुत मजबूत क्लोज हुए हैं। हांगकांग 3% ऊपर आज बंद हुआ है सर। तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में है, हमारे बाजार डेज हाई पर हैं, क्या करना है सर? वैसे तो तेजी करनी है दीप, बस ओवरनाइट रिस्क जो है उसके लिए हम 3:20 पर बात कर लेंगे जी। अब जो बचा हुआ समय, पहले मैं आपको डेटा बता दूं। ये डेटा जिस तरह से घूमता है ना, अब आप देखो, अब आज से मंथली एक्सपायरी में आ गए, ठीक है। 16,200 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आज का हाई एक बार जरा चेक कर लेता हूँ, 238 16,237 16,238 आज का हाई है, ठीक है। दीप क्या है, 16,200 के ऊपर निकलते ही आप कॉल राइटर्स जो आज फंसे हैं, कितने, 1,55,00,000 शेयर, और अभी तो 4 दिन बाकी है एक्सपायरी में। करेक्ट। तो मतलब इस बार 2-2.5 करोड़ तक पोजीशन जाएगी, जो हाईएस्ट लेवल पर जहाँ पर। बिल्कुल। तो पहली चीज तो ये कि सबसे बढ़िया चीज तो आपका बेस 15,800 से 16,000 शिफ्ट हो गया। क्यों? 16,000 के पुट पर 95 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 55 लाख आज ही जुड़ा है। तो अब 200 पॉइंट की रिस्क यहाँ से एक बार के लिए आपकी, ठीक है, मंथली सीरीज के हिसाब से। तो क्वेश्चन आपको पता है अपसाइड क्या बन सकती है। अगर आज हम 16,260 के ऊपर बंद होते हैं तो ये मार्केट आपको पहले 16,400 उसके बाद 16,600 675 जाने के लिए तैयार होगा। वाओ, ठीक है। और अगर उसके नीचे बंद नहीं होते तो फिर मंडे का इंतजार करेंगे, क्योंकि 16,300 से 16,400 वो जगह है जहां पर थोड़ी रुकावट है। उसको पार करने के लिए फिर डाउ जो 300 पॉइंट है वो 300-400 ऊपर बंद भी होना चाहिए। फ्यूचर्स भी सुबह सुबह सोमवार को मजबूत दिखने चाहिए। बट एक अच्छी बात है कि 6 हफ्तों तक लगातार गिरने के बाद पहली बार हम वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे उतार चढ़ाव का भी एक फायदा होता है। ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में ही बेस बनने की कोशिश करती है, और वो बेस बनने की कोशिश निफ्टी ने 15,750 15,800 पे काफी समय से बढ़िया वाली की है, वो बनता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी पे 33,000 से 33,500 की रेंज में की है। सो अब निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 3 बजे तक 16,200 को मेंटेन होना चाहिए। 16,260 के ऊपर बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी हो तब भी कोई चिंता की बात नहीं। जहां भी बंद हो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 16,000 के नीचे नहीं होना चाहिए, जो होगा नहीं। बिल्कुल करेक्ट। सो आपके लिए क्लियर कट है। और 16,200 के ऊपर निकलने पर 1,55,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट होंगे। वो देखते हैं आज काटते हैं या सोमवार को। ओके, ठीक है, क्लियर है। टारगेट 16,300 से 16,400 का। बैंक निफ्टी 34,200 पर आप हैं, ठीक है। 34,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से दीप पुट में, क्लियर है। 28 लाख शेयरों का 23 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो एक चीज क्लियर होगी कि आप 33,900 34,000 के नीचे जाएंगे नहीं और उसके नीचे क्लोज देंगे नहीं। अच्छे सपोर्ट्स बन गए, अच्छे सपोर्ट। और 34,300 के ऊपर अगर आज बंद हो जाते हैं, और आज का हाई एग्जैक्ट 34,301 है, Yes. जो हमारा क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, Exactly. तो ये वापस से आपका 34,800 से 35,000 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी सोमवार मंगलवार को कर सकता है। तो 34,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, बहुत ही बढ़िया। 34,000 के ऊपर की क्लोजिंग कोई दिक्कत नहीं, 34,000 के नीचे बंद होगा नहीं, ऐसा लगता है फिलहाल डेटा से। हल्की फुल्की रुकावट आपकी 34,500 के आसपास है, और उसको पार करेंगे तो और बढ़िया मजबूती बनेगी। सो ओवरऑल डेटा बहुत ही बढ़िया मजबूत है भाई। 2 दिनों की छुट्टी है, सैटरडे संडे हर हफ्ते आती है। एक ही रिस्क है ओवरनाइट खबरों वाली, एक दिन बहुत ऊपर कंट्रोल में एक नहीं नीचे है। अब मुझे नहीं पता सोमवार को बहुत ऊपर है बहुत नीचे किधर खुले, बट वो रिस्क आपको लेके चलनी है। अदरवाइज कोई डेटा के लिहाज से कोई समस्या नहीं। चलिए, तो ये पूरा डेटा का सब। बाकी हेजिंग कैसे करनी है, किन लेवल पे बंद हो रहे हो, उस हिसाब से 3:20 पे आ जाइएगा, बता दिया जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए बाजार का पूरा एक्शन इस समय। अच्छी क्लोजिंग अगर मिल जाए तो और बढ़ेंगे, वैसे बाजार में कोई परेशानी की बात नहीं है। तब तक एक काम करें जी, सेठी साहब की एक पिक और बाकी सेठी साहब सोचेंगे कि मुझे पूछ ही नहीं रहे। टेगा इंडस्ट्रीज पहली पिक है, सेठी साहब ने दी है। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक आज के लिए।
बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है ये भी बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है असाही सोंगवन कलर, जो कि 295 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। ये कंपनी पिगमेंट्स और कलरिंग एजेंट्स बनाती है, जो कि इंक, पेंट्स, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, रबर, इस सब इंडस्ट्रीज में काम आता है। कंपनी लीडिंग एमएनसीज को एक्सपोर्ट करती है, जिनमें प्रोमिनेंट नाम है एक तो बासफ जर्मनी, फिर डीआईसी कॉर्पोरेशन जापान। और ये डीआईसी कॉर्पोरेशन जापान जो इनकी कस्टमर है वो इसमें अराउंड 7.19% स्टेक भी ओन करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अच्छा डेट इक्विटी रेशियो अराउंड 0.2 बहुत ही कम है। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर भी जबरदस्त रहा है। और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है ये स्टॉक, 15 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि इसके पीयर्स अराउंड 30-32 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। और एक अच्छी बात ये भी कि कंपनी ने पिछले साल ही, मतलब कुछ 2 क्वार्टर पहले शायद 330 के प्राइस पे बाईबैक भी किया हुआ है। और आज ये स्टॉक 295 के लेवल पे है, बाईबैक प्राइस के नीचे। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 320 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है और 285 का स्टॉप लॉस रखना है। यह है आपके लिए असाही सोंगवन, इस पर भी रखिए नजर। एक और कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है इस समय। 320 के टारगेट्स के लिए इस पर करें खरीदारी। ओके, तो चलिए, ये है सेठी साहब की तरफ से 320 पहुंचने की तैयारी में। 306 तो हो गया। 306 तो हो ही गया। सेठी साहब, तेजी का मार्केट है, टारगेट बढ़ाया करो, मंदी के मार्केट में छोटे दे दो। अनिल जी 295 पे बोलना शुरू किया था, 6-7% एक दिन 2 दिन में बहुत होते हैं। 320 वुड टर्न आउट होते तभी लगता है, आप शो कर रहे हो तभी लगता है कि तेजी का मार्केट है। बाकी तो वैसे हमको मंदी के मार्केट मंदी का ही है, लेकिन जब आपके स्टॉक ऐसे दौड़, क्या रुचि सोया भागा है। बिल्कुल 2 दिन से लगातार सेठ साहब कमाल है, गजब। और आज भी सर्किट पे लगा हुआ है और जबरदस्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गजब की स्टॉक पिकिंग है। और अच्छा, स्टॉक पिकिंग से याद आया, सुबह हिमांशु जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो आगे निकले थे, ऐसे नहीं निकले। 15% ऊपर है नवभारत वेंचर्स, एनबी वेंचर्स, जबरदस्त। वाह, पिक ऑफ द डे। ये है कमाल। देखिए, अच्छे एक्सपर्ट्स और बेहतरीन प्लेटफॉर्म का। और बाकी तो अभी आपने मैनेजमेंट को सुनाई, वेल्समन कॉप 20% के ऊपरी सर्किट पर अच्छे ऑर्डर के बाद। चलिए, पता नहीं हमें कब विदेश यात्रा पर सिद्धार्थ जी ले जाएंगे, जर्मनी ले जाने का कब पता नहीं, बंसी जी का कांस ले जाने की बात करें। इन सबको छोड़कर चलते हैं सीधे दावोस। और दावोस में शुरू हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हर साल की तरह हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल वहां पहुंच चुकी है। तो आइए करते हैं मुलाकात। पूरे देश भर से सिर्फ 2 बिजनेस चैनल्स हैं जो वहां पहुंचे हैं। हिंदी में तो कोई ऐसा बिजनेस चैनल है नहीं जो दावोस में है। स्वाति गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है वहां पर इस वक्त। क्या है सर? गुड मॉर्निंग। 11 बज रहे हैं। 11:15 बजे। और क्या बात है, इतनी बेहतरीन धूप दिख रही है दावोस में। हमें लगा कि आप बड़े भारी भरकम गर्म कपड़ों में होंगी और मतलब कहीं आगे पीछे बर्फ नजर आएगी, तो ऐसा माहौल तो दिख नहीं रहा इस वक्त। जी बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट ये काफ़ी गर्म माहौल है। आज मई में करने का वजह से आप देख रहे हैं इस बार वेदर बहुत गर्म है, 20 डिग्री प्लस ही है, आप ऐसा समझिए। तो गर्म कपड़े कुछ काम नहीं आने वाले। हम थोड़े से सेफ्टी के लिए लेके तो आए हैं, बट आई डोंट थिंक वो कुछ काम आएंगे। चलिए बढ़िया, लेकिन आसान रहेगा आपके लिए काम करना। इस तरह का माहौल है, ठंड अगर इतनी कड़क नहीं है तो काफ़ी कुछ काम हो पाएगा। अच्छा बताइए, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, किस तरह का माहौल इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर बन रहा है, पहले वो बताएं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह के एजेंडा पर बातचीत होगी। तो जरा इन सब के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2 साल के बाद इन पर्सन हो रही है, तो उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। हर साल होती थी, बट पेंडेमिक की वजह से पिछले साल ये नहीं हुई, और जनवरी की बजाय इस बार मई में हो रही है, क्योंकि जनवरी में भी ओमिक्रॉन का जो कंसर्न था वो था। अब बात होती है इस बार क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस बार की फोरम में। पहले तो मैं बता दूं, जो थीम जिस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बार बेस्ड है वो ये है कि हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो आई थिंक आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मंच जहां सबसे महत्वपूर्ण टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आते हैं और विश्व की ही जो दिक्कतें हैं उनके सॉल्यूशंस पर बातचीत करते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखिए तो 4 बड़े मुद्दे हैं जिस पर बात होगी। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, वो कंसर्न एक बहुत बड़ा है। पेंडेमिक तो ऑफ कोर्स एक ऑनगोइंग चैलेंज अब रहेगा ही,
साथ साथ में क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, ये कुछ थीम्स हैं जो यहाँ पर हाईलाइटेड रहेंगे, जिस पर बात होगी। इकोनॉमीज़ को लेकर खासा यहाँ पर चर्चा होगी और आई थिंक एज अ बिजनेस चैनल आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है यहाँ देखना कि ग्लोबल लीडर्स किस तरीके की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इंडिया वो कहाँ पर उसमें फैक्टर इन करता है। अगर हम ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें और जिस तरीके की एक नर्वसनेस देखी गई है, वॉलेटिलिटी देखी गई है इकोनॉमीज़ में, वो एक बड़ा मुद्दा है इस बार की बातचीत में कि आगे हम कैसे ग्रोथ की बात करें और ग्रोथ को बढ़ाएं, क्योंकि ग्रोथ इज़ अ बिग कंसर्न। जो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन वरीज हैं ग्लोबली, इंडिया में भी वो दिक्कतें हैं बट ग्लोबल ज़्यादा है, तो उस पर चर्चाएं ज़रूर यहाँ होने वाली हैं। डिजिटल डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा को लेकर तो बातचीत है ही। अनिल जी, पीछे गाड़ियाँ बहुत निकल रही है, आप सेफ डिस्टेंस पे तो खड़ी ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपके पास से निकल रही हैं। जी एक्चुअली हम जहाँ पर अभी हैं वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सारे ग्लोबल लीडर्स आएंगे और ये फ्लैग्स लगे हैं, पूरे सब कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यही जगह है जहाँ पर बोलते हैं ना हॉट बेड ऑफ एवरीथिंग जो डावोस से होता है, हम वहीं खड़े हैं। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अभी सिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं क्योंकि कल से सब लोग आ जाएंगे और परसों सुबह से यहाँ ज़बरदस्त एक्शन शुरू हो जाएगा। तो संडे विल बी द मोस्ट एक्टिव डे यहाँ पर, जहाँ पर हम देखेंगे सारे लीडर्स आ गए और सब तरीके की चर्चाएं होंगी। अब आप बात कर रहे थे कितने लीडर्स, कौन कौन लोग और इंडिया की खास यहाँ पर क्या प्रेजेंस होगी, तो मैं इसमें आपको बता दूं इंडिया से यहाँ 3 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मनसुख मांडविया साहब, हरदीप पुरी साहब और पीयूष गोयल। तो कॉमर्स मिनिस्टर आपके हरदीप पुरी साहब हैं और पीयूष गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्टर हो गए, हरदीप पुरी साहब हो गए और मनसुख मांडविया हेल्थ, क्योंकि ऑफ कोर्स पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। तो ये तो मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल लेवल आ रहे हैं, बट 6 बड़ी स्टेट्स की भी यहाँ ज़बरदस्त प्रेजेंस है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स हैं जो यहाँ, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर हाईलाइटेड हैं और यहाँ पर इनके पेविलियंस हैं। MOU साइन होंगे, काफ़ी कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो देश करना चाहता है इंडिया में, उस पर बातचीत होगी। हम ऑफ कोर्स उनके वो डिटेल में जाएंगे जब जैसे जैसे यहाँ पर लोग आने लगेंगे। और फाइनली मैं बता रही हूँ 2500 ग्लोबल लीडर्स, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, बिजनेस से हैं या पॉलिटिकल हैं, इतने बड़े डेलीगेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ आने वाले हैं। इंडिया में अंबानी, अदानी, टाटा, महिंद्रा, हीरो, सारे ही टॉप लीडर्स रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्साइटिंग टाइम्स होंगे। ऑफ कोर्स गर्मी है इस बार, ये माहौल अलग है, ठंड वाला वेदर नहीं है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा जाएगा अगले 4 दिन, बट एक्साइटमेंट और एक्शन पैक्ड रहेगा सर। देखिए देखो स्वाति, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। अब आप दावोस से रिपोर्टिंग कर रही है, हर साल आप दावोस जाती हैं, दुनिया भर के टॉप लीडर से मिलती है, हिंदुस्तान के टॉप से टॉप कॉर्पोरेट से मिनिस्टर से मिलती है, दुनिया भर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट से मिलती है, उनका इंटरव्यू करती है। तो संडे को तो काम करना ही पड़ेगा। संडे सबसे बिजी डे है, आपने बता दिया। तो चलिए संडे स्वाति काम करेगी और बहुत सारे इंटरव्यूज वहाँ से भेजेगी और हर रोज़ भेजेंगी। तो अब से लेकर हर रोज़ आपको जी बिजनेस पर ढेर सारा कंटेंट, आपको क्वालिटी कंटेंट। कई बार आप देखते हैं कि हम रोज़ के काम तो करते ही हैं, रोज़ के ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं, रोज़ के इन्वेस्टमेंट कॉल्स आ रहे हैं, रोज़ की खबरें हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटी कवरेज है जो आमतौर पर जनरली चैनल्स करते नहीं हैं। मुश्किल से हिंदुस्तान से 2 या 3 चैनल्स वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह का बड़ा कवरेज करने के लिए आपके वो कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके वो कवरेज करने की ताकत होनी चाहिए, जो हम हर साल कर रहे हैं। ये पिछले पेंडेमिक छोड़ दीजिए, अदरवाइज हम हर साल दावोस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते। तो ये बड़ा एक्शन दावोस से पूरा लाइव हर रोज स्वाति आपके लिए लेकर आएगी। ढेर सारे बेहतरीन इंटरव्यूज हमारे हिंदुस्तान के लीडर्स, हमारे हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स और सारे ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर से आपको पूरी की पूरी दुनिया भर के इकोनॉमीज में जो चिंताएं हैं और जो कुछ चुनौतियां हैं और जो कुछ मौके हैं, वो हम स्वाति से लगातार आगे पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, और बिल्कुल बिजी डेज अहेड, तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं आगे। वैसे गर्मी आप कह रहे हैं, रिलेटिव गर्मी सर 19 डिग्री 20 डिग्री है टेम्परेचर। 19-20 डिग्री है टेम्परेचर। हमारे जैसी गर्मी नहीं दीप, मैं भी जा सकता था, मैं तो सर्दी के चक्कर में जाता नहीं। इतनी सर्दी में कौन जाएगा। मजेदार टेम्परेचर है सर एकदम। ये तो बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, जहाँ काम कर रहे हैं आपको यू फील लाइक मुंबई, दिल्ली टाइप की फीलिंग। मतलब अभी वाली दिल्ली नहीं, हाँ अक्टूबर नवंबर वाली दिल्ली, सितंबर दिन में भी आप बाहर निकल सकते हैं, वैसा वाला। बहुत ही बढ़िया, तो अच्छा है। तो बढ़िया कवरेज होगा, बढ़िया इंटरव्यूज होंगे, और हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लाइनअप की है वहाँ से, वो भी आपको मिलेगी। अच्छा कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं, पता नहीं स्वाति से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी स्वाति कनेक्टेड है, और अगर कुणाल जी कुछ टिप्पणी आपकी तो बताएं।
यानी जी टिप्पणी नहीं है। यानी जी आपने अभी कहा कि यानी जी एक पहल की है, जी बिजनेस से इकलौता हिंदी चैनल है जिसकी ओर से स्वाति जी गई हुई हैं, तो अनिल जी एक और पहल कीजिए। अनिल जी पहला हिंदी चैनल जो कि डावोस से अनिल जी शो चला रहा हो, तो अनिल जी आप भी डावोस प्रस्थान करें, साथ में अनिल जी हमें भी जाने का अवसर मिल जाएगा। बड़ी हसरत है अनिल जी डावोस जाने की। वाह, मैं सोच रहा हूँ इतनी मेहनत करने के बजाय स्वाति एक काम करें, कुछ इस तरह से माहौल बनाए वहां पे कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिल्ली में ही हो जाए दिल्ली या मुंबई में हो जाए, पूरी दिल्ली को वहां ले जाने से बढ़िया है उन्हीं को यहाँ बुला लिया जाए। कुणाल जी ये आइडिया कैसा है? या दावोस ही जाना है? नहीं अनिल जी देखिए जाना तो डावोस ही है, अब तो गर्मी भी कम है वहां पर, सर्दी भी कम है और यहाँ गर्मी ज्यादा है, तो अनिल जी डावोस की योजना बनाइए अनिल जी। बिल्कुल, मैं भी आपके साथ हूँ। कुछ ऐसा सोचा जाए, होना तो चाहिए। एक तो बनता है शो, एक शो बनता है कहीं कहीं कोई एग्जोटिक लोकेशन से। चलिए प्लान किया जाए। बिल्कुल, फिलहाल स्वाति बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा अपडेट दावोस से लाइव देने के लिए। मैं बता दूं आपको, इस वक्त स्वाति दावोस से लाइव कर रही है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। स्वाति लाइव है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल लाइव। मतलब कंफर्म हो जाए। हाँ, कंफर्म कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को लगा अच्छा कहीं फेक कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये कनेक्टिविटी का कमाल है और ये हमारी टीम का कमाल है जो आपको दावोस से इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा आयोजन है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से फिल्मों में ऑस्कर के लिए जो प्रेजेंस होती है, बिल्कुल हर आदमी ऑस्कर में जाना चाहता है, दुनिया का बड़ा एक्टर, हर दुनिया का बड़ा कॉर्पोरेट दावोस जाना चाहता है, हर जर्नलिस्ट दुनिया में जो बिजनेस जर्नलिस्ट है वो दावोस जाना चाहता है, और कुछ कुछ दिग्गज एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के मार्केट के, वो भी दावोस जाना चाहते हैं, जैसे कि कुणाल जी। थैंक यू सो मच स्वाति, जल्द आपसे फिर से होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे, और 3 बजने का टाइम आ रहा है, तो बाजार अपनी मजबूती के साथ टिके ही हैं। और फेरी साहब की दोनों पिक्स हमने ले ली सर, असाई सांगवान और साथ ही टेगा इंडस्ट्रीज, ये 2 कॉल्स हैं सेठी साहब की तरफ से। आइए कुछ और मार्केट मुद्दों पर डालते हैं नजर और कुछ और कॉल्स भी लेते हैं। सिमी जी तैयार है अपनी कॉल के साथ, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, मेरा नजर में है नव भारत वेंचर्स, एनबी वेंचर्स के नाम पर लिस्टेड है एनएसई पर। इसमें मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला था कल का सेशन में। आज इसमें स्ट्रेंथ वापस से देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 10-12% अप है, पर 10-12% अप में भी मुझे कॉन्फिडेंस सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं दे सकती ये कॉल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज नहीं तो कल ये 240-250 तक मिनिमम जाएगा। तो 202 के आसपास अभी है, 200 के आसपास स्टार्ट किया था। 220 से 240 का टारगेट मिनिमम है इसके लिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजरिया से ये स्टॉक ऐसे ही फ्यूचर्स में तो है नहीं, कैश में डिलीवरी उठाना पड़ेगा और अभी 10% अप है, तो यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 220, दूसरा होगा 240 और तीसरा होगा 255। ये तीनों टारगेट्स के लिए एनबी वेंचर्स को खरीद कर चलिए। 192 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। बैठ के ना ऑफिस में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं हमारे हिमांशु जी बोले मेरा पिक ऑफ द डे था आज, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले और उनके सारे टारगेट हासिल हो गए। सिमी जी धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए हिमांशु जी की तरफ से। और वो बोल रहे हैं, अच्छा उनका मैसेज भी आया कि अभी रुकने की तैयारी में है नहीं, और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। ओके चलिए बढ़ते आगे। तैयार है किरण जी अपनी एक पिक के साथ में, तो थोड़ी देर में किरण जी के पास भी हम पहुंचेंगे, वो तैयार हो रहे हैं तब तक। और तब तक आइए, बाजार तैयार हैं 16,200 के ऊपर टिकने के लिए। दीप रुकने का नाम नहीं ले रहे, एकदम बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं सर। बैंक्स में फ्रेश खरीदारी आ रही है। आपने अभी बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 34,300 के करीब आते हुए देखा, तो 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आया है। और अब कुछ और नए स्टॉक्स पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो सुबह के अकाउंटर्स है वो तो तेजी में है ही। अभी देखिए पीवीआर वापस एक्शन में आया है और 0.5% ऊपर पीवीआर आपको अभी अभी आते हुए दिखा है। तो यहाँ अब कुछ और काउंटर्स का मूव आ रहा है। आइए विश्वेश जी भी है हमारे साथ, और विश्वेश जी जरा पीवीआर की चार्ट के साथ शुरुआत करिए। कल भी थोड़ा टुवर्ड्स द एंड इसमें एक एक्शन आया था, पर आज की जो मूव है वो क्या कह रही है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पीवीआर अपसाइड कैप है फॉर नाउ। 1840 1860 मुझे लगता है ये रेंज को टेस्ट करेगा, और वो टेस्ट के बाद ही देखेंगे कि आगे क्या करता है। देखिए मुझे फिलहाल मार्केट्स आज के दिन में तो अच्छा ऊपर है, पर मुझे जो कंसर्न्स हैं वो है वर्ल्ड मार्केट में। मुझे लगता है कि अभी
डॉलर इंडेक्स में पुल बैक आया है वो पुल बैक शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर डॉलर इंडेक्स वापस 104 105 की ओर जाता है तो मुझे लगता है कि दिक्कतें होगी। तो मतलब मुझे नहीं लगता डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे जाएगा। और डाउ और नैस्डैक दोनों में मुझे लगता है ऑन अ वीकली बेसिस बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स है। तो हमारे यहाँ आज का जो बाउंस बैक है वो डेफिनेटली ऑन द बैक ऑफ लॉट ऑफ शॉर्टिंग है, बट ये कंसर्न्स रहेंगे ग्लोबल मार्केट के। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को बहुत ही क्लोजली वॉच करना चाहिए 34,700 और यहाँ पे निफ्टी का लेवल अगर देखें तो मुझे लगता है कि 16,400 के ऊपर जाए तो अगर 16,400 34,700 ये लेवल निकलते हैं देन वी वुड से कि शायद वी हैव अ सम सॉर्ट ऑफ बॉटम इन प्लेस। एंड उसके बाद में मुझे लगता है कि फिर आप थोड़ा ऊपर भी खरीदेंगे तो यूल हैव अ सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अब शायद फॉलो अप आ रहा है। तो हैविंग सेड दैट सारे स्टॉक्स पे व्यू है बाउंस का, लेकिन अबोव सर्टेन लेवल ही शायद ज़्यादा बुलिश स्टैंस बनाएंगे। विश्वेश जी कितने दिन बाद शो कर रहे हैं आज? कितने दिन हो गए विश्वेश जी आपको देखे? हमने मतलब हम याद ही नहीं आ रहा, हमको ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गए। ट्यूसडे किया था अनिल जी, लास्ट ट्यूसडे, मतलब ये वाला ट्यूसडे नहीं, उसके पहले वाला ट्यूसडे, उसके भी पहले वाला, तो एक वीक हो गया। 10 दिन हो, एक आपको एक वीक लग रहा है, हमको 10 दिन लग रहे हैं। हम ज़्यादा मिस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हमको। अच्छा बाय द वे अनिल जी थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। अनिल जी कुछ एग्जाम्स थे और थोड़ा सा ट्रैवलिंग था, इसकी बच्चों के शो नहीं कर पाया था। एग्जाम थे? मेरे एग्जाम थे अनिल जी। अरे हम तो समझते थे आप तो पढ़े लिखे, अच्छी खासी बहुत सारी डिग्री है आपके पास में, वो कितने 12 15 16 कंप्यूटर लगा के काम करते हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं विश्वेश जी? अनिल जी कुछ और डिग्रियां लेनी बाकी है, अगर थोड़ा और आगे बढ़ना है तो क्या है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इसके लिए अनिल जी। वाह बहुत बढ़िया। तो जब विश्वेश जी का कार्ड छपेगा ना, विजिटिंग कार्ड, तो इधर आगे विश्वेश जी चेज अल्फा और पीछे सारे में डिग्रियां रहेंगी इधर जगह। हाँ। लेकिन हाँ इस बीच में जो मैं जिसके लिए विश्वेश जी को मैं कह रहा हूँ 10-12 दिन की बात है, तो विश्वेश जी को थोड़ा सा है ना प्लीज उनको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। आज विश्वेश जी वार्म अप कर रहे हैं, मंडे से फुल फॉर्म में आएंगे, तो आज कोई कॉल वॉल नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर और विश्वेश जी को अगर दीप सवाल पीवीआर पे पूछे और अगर विश्वेश जी बैंक निफ्टी और डाउ पे बात करे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। मैंने भी कुछ नहीं कहा विश्वेश जी आपको। अब मैं पीवीआर पे राय ले लेता हूँ जरा कुणाल जी से। तो कुणाल जी सवाल जो पीवीआर पे था विश्वेश जी से, उसका जवाब आप दीजिए, चार्ट पर कैसा दिख रहा है? अनिल जी चार्ट पर अच्छा लग रहा है पीवीआर, और अनिल जी एक कंसोलिडेशन हुआ पिछले कई दिनों में जो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है, एक ब्रेकआउट आ रहा है और आज का क्लोज बहुत क्रूशियल रहेगा। अनिल जी मुझे लगता है कि अगर आज 1820 के ऊपर ये स्टॉक फ्यूचर्स में बंद हो जाता है तो फिर पीवीआर में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत मुमकिन है कि 1950 के रिसेंट हाइस को स्टॉक हासिल कर ले, तो 1950 तक जाने की पूरी ताकत है, प्रोवाइडेड आज 1820 के ऊपर क्लोज आ जाए। आपके लिए पीवीआर जहां पर रखनी है आपको नजर, हाइडलबर्ग सीमेंट, इसकी बात भी हो रही थी सुबह और एक्शन में था। आई थिंक अमरीश सर ने रेकमेंड किया था पोजिशनल पिक के लिए। इसके नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। 599 करोड़ से आय बढ़कर 620 करोड़ की आई, तो हल्की फुल्की बढ़त दिखी है आपको आय में। मुनाफा घटकर आया है, अब देखना पड़ेगा ये कॉस्ट बढ़ने की वजह से या कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, बट 140 करोड़ से घटकर मुनाफा 94 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में आपने कमजोरी देखी है, आय में हल्की बढ़त देखी है, तो ओवरऑल उतना खास क्वार्टर नहीं दिख रहा है। चलिए मुनाफे में कमी हो सकती है कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से आई है, बट आय में कुछ ज़्यादा खास बढ़त आपने नहीं आती हुई देखी है जहाँ तक हाइडलबर्ग सीमेंट का सवाल है। तो ये हाइडलबर्ग के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं कैसा मूव दिखाता है आपको इस समय। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर मूव आती हुई दिख रही है, इस पर डालते हैं नज़र। और सुमित जी बाय द वे हमारे साथ तैयार हो चुके हैं, करते हैं उनका चलते हैं उनके पास, उनकी पिक के लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम जारी है और ये जारी रहेगा। अगले हफ्ते भी तेजी देखने को मिलनी चाहिए, इसलिए बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 380 रुपया। स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल में कल के दिन में एक फॉल देखने को मिला था, लेकिन अब आज वापस से एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और कल का हाई अभी स्टॉक ब्रेक कर रहा है। तो आईजीएल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 365 366 ये नीचे में स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनेगा, तो 365 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं
₹395 से लेके ₹400 तक के टारगेट आईजीएल के अंदर 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 365 के स्टॉप लॉस से ₹400 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आईजीएल, जहां खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। 365 का स्टॉप लॉस, 395 400 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, और जुड़ रहे हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ खबर के साथ। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि सेबी अब एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में एक सख्ती बढ़ाने जा रहा है, और सख्ती की वजह है एनएससी कोलोकेशन का मैटर, जिसमें हमने देखा कि चित्रा रामाकृष्णन ने कुछ ऐसे मेल्स शेयर किए थे और आनंद सुब्रमण्यम की जो पोस्ट अपॉइंटमेंट थी उस पे अप्रूवल नहीं लिया गया था। अब इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए सेबी अपना एक प्लान बना रहा है। सेबी का प्लान है कि अब इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की जाए। हाल में जो सेबी है वो टेक्निकल और सिस्टम ऑडिट जरूर करता है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट नहीं करता है। तो अब सेबी ये प्लान कर रहा है कि एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इन तीनों का ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट हो, हर 2 साल के अंदर ये ऑडिट हो, और ये देखा जाए कि कहीं KMPs की मैनेजमेंट पर्सनल्स ने कोई अपनी पावर का मिसयूज करते हुए कोई काम तो नहीं किया है। क्या वो अपने जो कामकाज कर रहे हैं वो अपनी पावर के दरमियान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ऑडिट की जाए। अब ये कब संभव हो पाएगा? सेबी ने एक कमेटी बनाई है एनएससी कोलोकेशन के मैटर को देखने के लिए भी, और मार्केट इंटरमीडिएटरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के को भी देखने के लिए भी। तो वो कमेटी इस चीज़ को प्रपोज करेगी और उसके बाद इसको अमल किया जाएगा कि जो MIIs है उन सभी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट किया जाए। अरे वाह, इंटरेस्टिंग चीज बताइए। एक्सचेंजेस का भी होगा, क्लीनिंग कॉर्पोरेशंस का भी होगा, डिपॉजिटरीज का भी होगा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बेसिकली है ना तरुण, ये बताइए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में होगा क्या, मतलब क्या चीज, क्या देखेंगे? देखिए सर, जो फैसले KMPs ले रहे हैं उन फैसलों की जांच मार्केट पर्सन, क्या वो जो फैसले हैं वो हाँ जी, हाँ, मतलब मैनेजमेंट के बड़े-बड़े लोग हैं, है ना? जो वो मैनेजमेंट के बड़े-बड़े लोग, जिसमें MD CEO भी इंक्लूड हो जाते हैं। जी जी, हाँ बताइए। बिल्कुल, जो वो फैसले ले रहे हैं, क्या वो फैसले की प्रॉपर उन्होंने स्वीकृति बोर्ड से ली है या नहीं ली? क्योंकि हमने आनंद सुब्रमण्यम के केस में देखा था कि उन्होंने NRC जो नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी होती है उनसे आनंद सुब्रमण्यम की अपॉइंटमेंट की स्वीकृति नहीं ली थी। तो एक बड़ा लैप्सिस यहाँ पे सेबी ने अपने ऑर्डर में पाया था आनंद सुब्रमण्यम के केस में। तो अब इस तरीके के जो फैसले हैं, क्या उनका प्रॉपर अप्रूवल लिया गया है या नहीं, ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का पार्ट हो सकता है। हमने पहले देखा कि कुछ ऐसे एक्सचेंजेस जैसे MCX के अंदर ये शिकायत आई थी कि आपने जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ अपना डेटा शेयरिंग कर दिया है कुछ लोगों के साथ, वो अलाउ नहीं था। तो इस तरीके की जो शिकायतें हैं इनको कम से कम रखा जाए, इस तरीके के जो फैसले हैं उनकी जांच की जाए। तो ये सभी चीज़ें सेबी देखेगा, और सेबी एक चीज़ और इसमें कर सकता है कि किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर दे, वो इस चीज़ को देखे कि क्या जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही एक कानून के दायरे में लिए जा रहे हैं या नहीं, बोर्ड के अप्रूवल के लिए लिए जा रहे हैं या नहीं, और साथ ही डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली किया जा रहा है या नहीं। ये सभी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट के दायरे में आ सकती हैं। तो ये है बेहद इंटरेस्टिंग आगे बढ़ती हुई डेवलप होती हुई स्टोरी। तरुण नजर रखिएगा इस पर, और अपडेट्स आपसे लिए जाएंगे। लेकिन अपडेट लेने के साथ साथ आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैन साहब फोन लाइन पर इस वक्त, और जैन साहब सुबह कार्यक्रम में शामिल हो नहीं पाए, अभी फोन लाइन पर हमारे साथ है तैयार। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। साहब बताएं आज का जेम्स स्टॉक। यस, एरिस लाइफ साइंसेज अनिल जी, एंड गजब की फार्मा कंपनी और फार्मा स्टॉक्स में गजब का माहौल बना हुआ। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज ने गजब का माहौल बनाया है, और ये स्टॉक देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहे, और पहले भी दिया और हर बार अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, और फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है, अपने स्ट्रांग OPMs पे काम करता है और स्ट्रांग प्रोमोटर बैकग्राउंड है। और 23 फरवरी का जो बॉटम है
623 का, उसको भी काटा नहीं है और अभी भी 650 के लेवल से एक हायर बॉटम बनाया है और अब 705-6 के लगभग है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करने वाला आने वाले दिनों में। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो रिटर्न नंबर्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के लगभग है और अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 68 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, उसके सामने 80 करोड़ का पैट है। तो मुझे इस कारण से और बढ़िया लग रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इस क्वार्टर में अगर अच्छे आते हैं तो उसको बहुत ज्यादा मार्केट सलामी दे रहा है। और FIIs DIIs का स्ट्रॉन्ग 24% के लगभग शेयर होल्डिंग है और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखते हैं तो 20% के लगभग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि जनरली वो बेचते नहीं है अपने स्टॉक्स को अगर भाव ऊपर भी जाए। और पब्लिक में, रिटेल पब्लिक में बहुत छोटा शेयर होल्डिंग चलता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का, और प्रॉफिट की कैगर भी देखें तो 12-13% की प्रॉफिट की कैगर रही है। जो ओपीएम्स की मैं बात कहूं तो 32% के लगभग की ओपीएम्स है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले। डाउनसाइड रिस्क में मुझे बहुत कमती लगती है, अच्छा खासा एक मूव दे रहा है नीचे के लेवल से और सपोर्ट भी ले रहा है। तो आराम से 820-850 का टारगेट लगाएं और आने वाले 6 से 9 महीने के लिए 820-850 के टारगेट के खरीदारी करें। एरिस लाइफ साइंसेज, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से, जैन का उनका जेम स्टॉक। सुबह जैन साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पाए तो दोपहर में वो कॉल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना स्टॉक आइडिया शेयर करने के लिए। आइए BHEL, इस पर डालते हैं नजर। इसके आने वाले हैं नतीजे कल। आशीष हमारे साथ बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजे जो हैं थोड़े मिले जुले देखने को मिलेंगे, लेकिन एक खास बात मैं इस नतीजों में प्रीव्यू में आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूं कि जितनी भी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिला है। एक तो खास बात है कि पिछले क्वार्टर में देखें तो 7 क्वार्टर्स के बाद कंपनी जो है मुनाफे में आई थी। तो कुछ जो ब्रोकरेजेस हैं ये मान रहे हैं कि इस बार जो है मुनाफा देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ मान रहे कि नुकसान देखने को, घाटा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो है अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो एक एस्टिमेट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पिछले साल अगर आप देखें तो करीब 1033 करोड़ का जो है कंपनी ने घाटा पेश किया था। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो घाटा तो होगा अगर आप एवरेजेस को पकड़े, लेकिन घाटा बहुत कम होगा। केवल 92 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो कामकाजी तौर पर भी पिछले साल जो एबिटा घाटा था काफ़ी ज़्यादा था, 1264 करोड़ था। इस बार 26 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। और क्योंकि इस बार एग्जीक्यूशन ठीक ठाक हुई है और बेस छोटा है, इसके चलते आपको आय में काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। 21.5% की जो बढ़त है, 8,718 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। लेकिन ऑर्डर बुक को देखें, टोटल ऑर्डर बुक है और नए ऑर्डर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं है। टोटल ऑर्डर बुक जो है ये करीब 1% ऊपर है और जो नए ऑर्डर हैं वो करीब 4,497 करोड़, यानी करीब करीब जो है 3% की सालाना आधार पर यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी। तो नतीजे अगर आप देखें तो थोड़े ट्रिकी होंगे इन्हें गेस करना। फिलहाल आप इन्हें मिले जुले मान लीजिए। ओके, तो थोड़े मिले जुले रहेंगे इनके नतीजे। BHEL यूजुअली इनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही रहता है। हालांकि स्टॉक में हमने बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़ा रिबाउंड ज़रूर देखा है। BHEL जरा एक क्विक कॉल भी ले ली जाए इसके चार्ट पर। किरण जी जरा देखें, BHEL 2 दिनों में थोड़ा बाउंस बैक तो जरूर हुआ है, आज ऑफकोर्स 7% ऊपर है सर। स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और दीप ऑप्शन चेन डेटा बहुत ही स्ट्रांग है। इसके चलते मुझे लगता है कि 55 तक चलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपके टारगेट 55 के रखने चाहिए सोमवार के लिए। और आपका अभी स्टॉप लॉस रहेगा 51 का। तो 51 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे रखे। 55 पे पहला टारगेट रहेगा। अगर 55 एक बहुत बड़ा ऑप्शन बैरियर है जो कि 1.1 करोड़ शेयर्स उधर है, तो वो अगर निकल जाए तो 58 भी के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 58 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अब थोड़ा नतीजों पर भी डिपेंड करता है किस तरह के रहते हैं। कल आएंगे नतीजे, यानी कि मंडे को आप इस पर रिएक्शन आते हुए देखेंगे। आइए सिमी जी एक कॉल देने के लिए तैयार। बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, कॉल से पहले थोड़ा सा अपडेट दे दे, ये बेहतर होगा। एक तो अभी अभी एनबी वेंचर्स दिया था तो उसमें तो हिमांशु का भी हाथ है, क्योंकि हिमांशु ने सुबह दिया होगा और ये स्टॉक बढ़ गया है। सिप्ला भी डे हाई पर है। और 11 बजे का शो में मैंने एक कॉल दिया था रिलायंस पर, करीब 2550 के आसपास है। अभी वही मार्केट को लीड कर गया और 2626 का भाव है अभी मैं देख रही हूँ कैश में। तो इसमें भी मेरा जो मैंने पोजिशनल टारगेट दिया था, मैंने एक इंट्राडे का टारगेट दिया था 2 और पोजिशनल टारगेट मैंने दिया था 2650 तक का टारगेट दिया था। अब ये स्टॉक 2650 के ओर जाने के लिए पूरा मतलब मोमेंटम पकड़ चुका है। अभी का जो मेरा पिक होगा वो होगा गुजरात एल्कली। ये एक मेरा और एक फेवरेट स्टॉक है जिसमें जब मैंने स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया है तब परफॉर्म किया है। स्टॉक में सुबह से मोमेंटम है, अभी
तो 10% आपको हो चुका है, पर मैं यही कहूंगी कि बुल मार्केट में जब मोमेंटम रहता है तब 10% या 8% या 12% देख के वेट करने का नहीं है। जो स्टॉक 12% बढ़ सकता है उसमें दम है, और वो अल्टीमेटली जाके 20% भी मार सकता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम सुबह से और अभी भी मेंटेन कर रहा है। गुजरात अल्कली मेरा स्टॉक है, 930 का पहला टारगेट, 955 का दूसरा टारगेट, और मोमेंटम अगर सही बैठता है तो स्टॉक जाके 1000 तक जाके फिर शायद रुक सकता है। 885 के नीचे स्टॉप लगा के गुजरात अल्कली को खरीद कर चलने का सलाह होगा। इसमें मुझे लगता है कि 1000 तक जाने का पूरा गुंजाइश है, नेक्स्ट वीक के लिए कैरी करेंगे। आपने कहा कि जब भी बुल मार्केट में आता तो 10% बढ़ने के बाद भी बहुत बड़ा। पहले तो ये बताइए, ये बुल मार्केट है आज, मतलब आज का बुल मार्केट है, मतलब कि पूरे बुल मार्केट है? एक दिन का ही बुल मार्केट है। एक दिन का ना, हाँ मैं वही अब तो एक दिन ही देख के खुशी होना पड़ेगा। थोड़ा विशेष जी देखिए पूरा सेंटिमेंट कैसे चेंज हो गया। कल आप याद कीजिए, कल आफ्टरनून में जब आप लोग शो कर रहे थे, मूड कैसा था, और आज का सुबह से मूड कैसा है ये याद रखिए। हाँ, तो हम तो बिल्कुल वो डाउ के हिसाब से चलते। देखो हमारी मत बोलो, तो हमारा मूड कैसा था, हमारा तो चलो खराब मार्केट के साथ खराब हुआ, अच्छे के साथ अच्छा हुआ। विश्वेश जी का अच्छा करके दिखाओ आप। विश्वेश जी का तो अच्छे मार्केट के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो विश्वेश एक्चुअली वो मुंबई जाने के बाद आशु जी से, जैसे मैंने भी लिया था ना, उसने भी लिया होगा आशु जी से थोड़ा सा सलाह, इसलिए उसका मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ। उनको विश्वेश को तो गोवा भेजो, उसके बाद उसका भी मूड ठीक हो जाए। विश्वेश जी आप तो गोवा ही रहो, वापस आओ आप। डेल्टा भी बेचारा गिर के 230 हो गया है। चलिए, तो गुजरात अल्कलीज ये है वो स्टॉक जो सीबीजी की तरफ से खरीदारी करने की राय, 930, 955 और 1000, ये 3 टारगेट हैं। ओहो, 1000 तक के बड़े बड़े टारगेट हैं। 885 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये राय सीबीजी की तरफ से आती हुई दिख रही है। सेल, इसके भी नतीजे आएंगे, इसका भी अनुमान बनाया जाता है। देखो रिजल्ट अपनी जगह, स्टॉक की परफॉर्मेंस अपनी जगह, 2 क्वार्टर से इतने शानदार रिजल्ट और स्टॉक देखो 82-83 पर। लेकिन आइए अनुमान जान लेते हैं कैसे रहेंगे रिजल्ट जो आने वाले हैं सोमवार को। आशीष बताइए। सर पिछले 2 क्वार्टर में तो काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, इस बार नहीं होगा। तो इस बार शेयर बढ़ेगा फिर? 2 बार से अच्छे प्रदर्शन में खराब और शेयर नीचे आ रहा, तो यही चाहिए नहीं हो सकता है सर। वाह, लेकिन सर नतीजे जो हैं आपको खास बात पर मार्जिन पर ध्यान देना है, क्योंकि कोकिंग कोल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, एक बड़ा डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। इसके चलते मार्जिन ऐसे हैं जो साल दर साल भी घट रहे हैं और तिमाही दर तिमाही भी घट रहे हैं। अगर साल दर साल देखें तो 26% से घटकर 11% हो जाएंगे। और क्योंकि बिक्री ठीक ठाक हुई है, प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं। अच्छी बात है कि प्राइसेस अभी तक कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अग्रेसिवली डाउनवर्ड तरीके से जो है रिवाइज कर रही हो, तो आपको आय में जो है 33% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले साल की कुछ बात अलग थी, वहां पर कोकिंग कोल की कीमतें जो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई नहीं थी, अन्य लागत खर्च भी इतने ज्यादा नहीं थे, तो एबिटा में देखें तो उसके मुकाबले आपको 43% की गिरावट नजर आएगी। मार्जिन मैंने आपको बता दिए, और कुल मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है 50% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी नतीजे जो है सर कमजोर आएंगे। तो ये है आपके लिए सेल, कमजोर नतीजे रहेंगे। इस बार देखते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी आएगी। सेल ट्रैक करते हैं सुमित जी, उनसे सेल पर भी व्यू लेते हैं, और सुमित जी एक कॉल भी दे रहे हैं। तो पहले बिगुल सुमित के सुपर हिट। सुमित जी कॉल भी दें और सेल पर अपना व्यू भी दें सर। जी, तो सबसे पहले बिगुल जिसके लिए बजा है, इसी सेक्टर का स्टॉक है, मेटल के अंदर मोमेंटम है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 98 रुपए 50 पैसे, 98 रुपए 80 पैसे। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है नेल्को। नेल्को के अंदर खरीदारी करना है। एक गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया, फिर वापस से 2 दिन का गिरावट दिखाया, और अब ये एंगल्फिन कैंडल फॉर्म कर रहा है जिसमें लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। अगला हफ्ता नेल्को के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। 103 रुपया, 105 रुपया, ये 2 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। 95, 95, 50 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 95 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 105 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से नेल्को में देखने को मिलेंगे। 105 का लेवल अगर टूटा और क्लोजिंग मिली तो ये 110 रुपए तक का मूव भी एक्सटेंड करेगा और इसी रैली में दिखाएगा। तो नेल्को में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 103, 105 का टारगेट, 95 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यह है आपके लिए नेल्को 103 और 105 के टारगेट। सेल पर बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल के अंदर देखो ऐसा मोमेंटम अभी तक देखने को मिला नहीं है, लेकिन सेल भी एक करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक दिखाने की शुरुआत कर रहा है। तो सेल के अंदर थोड़ा सा धीरज रखें,
पोजीशंस होल्ड करें, एक बार इसको मोमेंटम पकड़ने दें और फिर ये भी चलेगा। फिलहाल इसके अंदर नीचे में 80 रुपया और 78 रुपया ये सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 85 का लेवल टूटने के बाद 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मूव आएगा। 85 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही सेल के अंदर भी मोमेंटम आएगा। तो अभी होल्ड रख के चले और अगले वीक इसमें ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट का वेट करें, यह है आपके लिए सेल। इसमें भी आपको मोमेंटम आते हुए दिख सकता है, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। मोमेंटम कुछ और काउंटर्स पर भी आपको बढ़िया वाला आते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील पर रखिए नजर, इस पर भी अच्छी खरीदारी हुई है, ये भी स्टॉक अच्छी तेजी में है। हीरो मोटोकॉर्प में देखिए एक फ्रेश खरीदारी आती हुई देखिए। आइशर मोटर्स मूव कर रहा है, टाटा मोटर्स में भी एक फ्रेश अप मूव आ रही है। तो ऑटो काउंटर्स अब थोड़ा फिर से मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं किरण जी ने क्या स्पॉट करा है, किरण का कमाल। बताएं सर। डीप ऑप्शन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं और मेटल्स पे ही फोकस है। एनएमडीसी का 145 का कॉल ऑप्शन अभी 3 रुपए 40 पैसे 45 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना है। 145 का कॉल ऑप्शन, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए 40 पैसे, यानी 1 रुपए का रिस्क रहेगा और टारगेट्स 6 रुपए मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। लगभग डबल हो जाएगा प्रीमियम। बहुत ही क्लासिक ऑप्शन चेन डेटा है और चार्ट पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो पिछला स्विंग टॉप इसने निकाल दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और अगर हम आर्ली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट आता है लगभग 153 154 का। मैं मानता हूं पहले 150 का टारगेट आ जाएगा तो ऑप्शन का भी ये प्रीमियम हो जाएगा, पर अगर ये 153 155 के टारगेट्स आते हैं तो 7 साढ़े 7 रुपए का भी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा। यह है आपके लिए एनएमडीसी, इस पर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें वो बेहतर रहेगा। 145 की कॉल खरीदनी है 3.4 पर, 6 रुपए का टारगेट। आइए सेठी साहब एक और कॉल के साथ हैं तैयार। बिगुल सेठी साहब के लिए शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए वापस से कैश मार्केट का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा और मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है और अभी अभी मोमेंटम में आया है। स्टॉक का नाम है पीसीबीएल, जो फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी, आजकल इसका नाम पीसीबीएल हो गया। भाव अभी चल रहा है 110 रुपए का। ये स्टॉक स्प्लिट होके 110 का भाव हुआ, मतलब पहले जब मैं रिकमेंड करता था कुछ महीनों पहले तो 220-30 के लेवल पे था, तो वही 110 का लेवल है, मतलब स्प्लिट के बाद का भाव है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, खुद का पावर जनरेशन का भी कारोबार है। और इनका जो एक कार्बन ब्लैक होता है ये रबर इंडस्ट्री में तो काम आता ही है, इसके अलावा ये लोग स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाते हैं जो कि फाइबर, प्लास्टिक्स, कोटिंग और केबल्स, इन सब में भी काम आता है। फिर हाल ही में तमिलनाडु में ग्रीन किया जिसका फायदा हमें मिलेगा। और बाकी इस स्टॉक में देखिए इसने क्यूआईपी किया था कुछ क्वार्टर्स पहले, 400 करोड़ का क्यूआईपी था, 244 के लेवल पे किया, जिसमें सभी नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया। और 244 का अगर स्प्लिट के साथ करेंगे तो 122 के भाव पे वो हुआ है। बट ये स्टॉक आज देखेंगे तो फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है और एफआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। फिर डिविडेंड देती है 7 रुपए का, जो कि 3.5 समझना चाहिए अब, तो 3.5% की डिविडेंड यील्ड है और स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स से अब बिल्कुल चलने को तैयार है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदारी करें और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 125 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 105 रुपए। ओके, तो यह है आपके लिए पीसीबीएल जिसमें करनी है खरीदारी, फॉर्मली फिलिप्स कार्बन ब्लैक। आइए अनिल जी की तरफ से भी एक और दमदार कॉल है तैयार। बिगुल कल के 2000। जी सर। खरीदारी करने के लिए आए, खरीदना है बैंक जो पिटा हुआ है और एकदम ओवरसोल्ड है, वो है आरबीएल बैंक। 116, 116.50, 117 की रेंज में यहाँ पर डीप खरीदारी करने के लिए आए और एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 114 का, 2-2.5 रुपये नीचे, अगर आप सिर्फ प्योरली बीटीएसटी के तौर पर कर रहे हैं तो। और अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल कर रहे हैं तो 108 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी, तो छोटा स्टॉप लॉस 114 का ही है। टारगेट जो है 120, 125 और 130 रुपये के हैं, ये राउंड फिगर में टारगेट बताएं। इसको आप 50-50 पैसा 1-1 रुपया कम कर लीजिएगा अपने एडजस्ट करने के हिसाब से, लेकिन ये राउंड फिगर के टारगेट है 120, 125 और 130 के। इन 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्मर एक ही वजह से कि जब से वो आरबीआई का एक्शन हुआ था कि उन्होंने डायरेक्टर बनाया बिठाया, तब से स्टॉक में एक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन अब इन लेवल के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है और आई एम श्योर कि वो भी मैटर आपके धीमे धीमे सब निपट जाएंगे। तो यहाँ से नीचे जाने के लिए गुंजाइश कम है, जगह कम है, बढ़ने के लिए स्कोप ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप
अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे के लिहाज से छोटा स्टॉप लॉस 114 का है, 120, 125 और 130 के टारगेट लिए आरबीएल बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एक बार जरा सेठी साहब से भी इस पर फंडामेंटल व्यू लिया जाए। सेठी साहब, आरबीएल बैंक। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक में देखिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के हिसाब से तो अच्छा लगता है, बट फंडामेंटली मेरी प्रेफरेंस अलग जो बाकी दूसरी बैंक्स है वो रहेगी। इस स्टॉक ने वैसे बहुत ज्यादा पैसे बना के नहीं दिए, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छा है और अच्छे अपसाइड, चूंकि बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो एक डेफिनेटली अच्छा पिक है, मोमेंटम में रहता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ये है आपके लिए आरबीएल बैंक पर खरीदारी करने के लिए। थोड़ा खरीदें, डिलीवरी लेके छोड़ दें, क्योंकि जितनी बुरी खबरें हैं उस स्टॉक की प्राइसेस में आ चुकी है। अब यहाँ से खराब होने के बजाय बेहतर होने की संभावना ज़्यादा। दीप जरूरी नहीं कि आप फ्यूचर्स में खरीदो, 100-200 शेयर डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा मुनाफा बनाकर देने की ताकत रखता है। कैश का ऑप्शन तैयार है सुमित जी। सुमित जी बताएं। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में बाय का स्टॉक है, मार्केट्स के अंदर अच्छा मोमेंटम है और ये जारी रहेगा। इसके लिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे तेजी के साइड के स्टॉक में काम करना चाहिए। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 765, 767। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है। 770 वाला कॉल अभी 14 रुपए 80 पैसे, 14 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। अदानी पोर्ट के अंदर मेरे को लग रहा है कि नीचे में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। 200 डीएमए लेवल टेस्ट हुए, फिर ये वापस से 200 डीएमए के ऊपर आ चुका है और अभी कल के परसों के हाई के ऊपर है। मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते में ये स्टॉक 785, 785 और 800 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। इसके लिए अदानी पोर्ट में 770 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 8.5 रुपए का इसके अंदर नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 22.5 रुपए से लेके 26 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट 770 का कॉल खरीदना है, 8.5 के स्टॉप लॉस, 22.5 और 26 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। डाउ फ्यूचर्स देखिए अनिल जी, 300 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है, 1.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजार मजबूत हैं, बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे, और हमारे बाजार तो डेज हाई पर है सर। और एग्जैक्ट जो लेवल आपने बोला था, जो आपको 3.5 पर चाहिए था और क्लोजिंग के लिए चाहिए था, 16,260 एग्जैक्टली। तो क्लोजिंग वाली है, 34,300 और 16,260। 16,360। तो आपने जब बोला ना डाउ फ्यूचर देखिए, आपको म्यूजिक की आवाज आई ऐसी? हाँ, वेट कर रहे थे। हाँ, तो डाउ फ्यूचर देखते म्यूजिक अपने आप बजना शुरू हो गया। 350 ऊपर है। तो दीप देखिए, जो क्लोजिंग 16,260 की चाहिए थी, एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हो रहा है। 34,300 बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हो रहा है। सो सिंपल सी चीज़ है। कल आप जहाँ बंद हुए थे 15,800 के आसपास, वो भी रेंज के एकदम नीचे के लेवल पर है। ये रेंज के थोड़ा ऊपर के लेवल पर है, जहाँ पर आपको 16,400 तक आने के बाद जो पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की बेस्ट क्लोजिंग मिली थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मूड माहौल के हिसाब से और जिस तरह की रिकवरी, और जो 1-2 चीज़ें और मैंने आपको कही थी कि हायर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, बिल्कुल हायर लोज एंड हायर हाइज, सॉरी हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तेजी के फेवर में। अब देखो भाई, कोई ऐसी वैसी खबर आ जाए मुझे पता नहीं है, मुझे मत बोलना कि सोमवार को पुतिन साहब ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, इसने वो नहीं पता। देखो वो तो आजकल किसी के बस की बात है नहीं कि कोई खराब खबर को अलग छोड़ दें तो मार्केट अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि जो 6 हफ्ते से गिरकर पिछले 1-1.5-2 हफ्ते में मेरे को भारी उतार चढ़ाव चाहिए था और एक बेस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस चाहिए था। तो ये सारी प्रोसेस डेटा को देख के दीप ऐसा लग रहा है कि हमें अब 15,750 15,800 तोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और भगवान न करे सोमवार को समझो कोई खराब खबर आ जाए तो भी आपके पास फिर से क्वेश्चन हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन हो, है ना। 1400 पॉइंट का डाउ आपने 2020 के बाद के सिंगल डे इंट्राडे फॉल को आपने कैसे पचा लिया? एक दिन में। तो ये ताकत है। तो लेने के लिए आपके लिए रिस्क कम है, बेचने के लिए थोड़ी सी ज्यादा है। अब आपकी ताकत कम है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें या फिर आप हेज करके चलें। सिंपल वही करना है। 16,200 का पुट तेजी की पोजीशन ली हुई, तो 16,500 का कॉल मंदी की पोजीशन है। तो मेरा ये मानना है कि वही जो कल वाली स्ट्रेटेजी थी परसों, वही आपको आज फिर से रखनी है। सो ओवरऑल आप हेजिंग करके चलें, अदरवाइज लेना है तो तेजी की तरफ बेहतर है। और मुझे ऐसा लगता है आज जो क्लोजिंग मिल रही है बढ़िया वाली क्लोजिंग है, और सोमवार को एक अच्छी ढंग की क्लोजिंग और मिल गई तो कह नहीं किया, फिर
616 675 तक के लिए तैयार हो रहे हैं हम निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर मैंने निकाला तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 35,900 36,000 तक की यात्रा फिर बैंक निफ्टी करेगा ऊपर की तरफ, ये बन सकता है। एग्जैक्ट मैं निकाल लूँगा तो फिलहाल। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए जहाँ बोला है कि क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 34,300 का है, लगभग उसी के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है। तो लेवल्स तो रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। और डिप्स जब मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, सुबह मैंने 2 बार लेवल सोचा कि क्या देना चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और ऐसा 1000 पॉइंट ऊपर का दिया। आप देखो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगभग 1000 पॉइंट ऊपर का है, राइट। तो वो स्टॉप लॉस निकालने में मेहनत बहुत लगती है, तभी जाके आपका एग्जैक्टली लेवल निकल कर आता है कि आपको वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने पड़ता है। आप देखो एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हो रहा है। बिल्कुल। सो तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं, चिंता की बात नहीं। बिल्कुल। और आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की बैठक के बाद सरकार को 30,307 करोड़ के डिविडेंड के ट्रांसफर को मंजूरी, थोड़ा कम दिया है, थोड़ा कम दिया है। वही मैं भी वही सोच रहा था, थोड़ी और डिटेल्स इसमें समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलर प्रोसेस होता है, 30,307 करोड़ के ट्रांसफर को मंजूरी भी दी है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक हुई थी। सर एक स्ट्रैटेजी आप बता रहे थे, एक छोटा सा सवाल था, इतने वॉलेटाइल एक्शन के बाद, इतने वॉलेटाइल वीक, इतने वॉलेटाइल महीने के बाद, एक दिन के बाउंस बैक पर बड़ी तेजी के बाद अब डेज हाई पर बंद हो रहे हैं। सर ये थोड़ा समझाएं, वीकेंड से पहले डेज हाई पर बंद हो रहे हैं, और ये ऐसी नहीं कि चलो 100 पॉइंट की तेजी है, ये अच्छी खासी 450 पॉइंट की तेजी में आप डेज हाई पर बंद हो रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? नहीं दीप, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो मार्केट का पैटर्न है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर बन रहा है, बट कॉन्फिडेंस आ रहा है पोजीशन कैरी करने में। आ रहा है, सिर्फ वही खबर आ गई तो। अगर आप मुझे आज पूछेंगे, मतलब ऐसा सर पे बंदूक लगा के पूछने वाली जो चीज होती है कि बोलना ही पड़ेगा कि तेजी या मंदी, तो मैं ऊपर का बोलूंगा आपको। तेजी की पोजीशन ले जाना सेफ है मंदी के बजाय, राइट। अब वो ग्लोबल रिस्क तो है, वो है रोज आप, और वो अब अच्छा अच्छी बात क्या है, वो हमें सिखाने समझाने की अब जरूरत भी नहीं है। 2 हफ्तों में सबको ऐसी चपत पड़ चुकी है ना, रोज ऊपर सोच के जाते, नीचे नीचे सोच के जाते ऊपर, तो अब हमको ये समझाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा सबसे बड़ी बात गैप से अब आजकल ऊपर नीचे खुलता, तो लोगों ने गाली देना भी थोड़ा कम कर दिया है। बोले ये भी क्या करेंगे, रोज का काम है ना। सो वो रिस्क आप हमेशा रखेंगे, रहेगी मार्केट में, और आजकल थोड़ी सी ज्यादा है। बट जो पैटर्न, ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, जिस तरह की क्लोजिंग मिल रही है, जिन लेवल पे सपोर्ट रहा है, अभी भी बाजार हल्के हैं, इन सबको देखते हुए लॉन्ग साइड पर आपके लिए रिस्क कम है, शॉर्ट साइड पर थोड़ी सी ज्यादा। सिंपल। अगर इस व्यू से कोई सहमत या असहमत है, सहमत है तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं, और असहमत है तो भी रख सकते हैं। उसके लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले तैयार है आशीष बैन से बेनिफिट के लिए। आशीष चार स्टॉक बैन में है अभी। बिल्कुल सर, 4 स्टॉक बैन में। किससे बाहर निकाल रहे हैं? बाहर तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन सर बीएचईएल कंफ्यूज कर रहा है। 94.8 है, 95 नहीं है, तो अभी वैसे बचे 3 मिनट बचे हुए हैं, तो स्लाइड प्रोबेबिलिटी बन रही है यहाँ पर कि बीएचईएल आ सकता है, वैसे मुश्किल है। बाकी जो 4 स्टॉक बैन में बने रहेंगे। बैन में बने रहेंगे, बहुत ही बढ़िया है। ये 4 के 4 है, और 95 से थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा। 94.8 नहीं आएगा आज, सोमवार के लिए इंतजार कीजिए आप। ओके, किरण जी तैयार है बिना बिगुल के लिए। किरण जी का कॉल, किरण का कमाल, बताएं सर। अनिल जी, थोड़ी देर पहले एनएमडीसी का कॉल दिया था, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, और एक ऑप्शन कॉल देने वाला हूँ, जेएमआर इंफ्रा 37 का कॉल ऑप्शन अभी 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30 पैसे का, यानी 30 पैसे का रिस्क है, और टारगेट्स मुझे लगता है कि ₹1 20 पैसे, ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो ये जेएमआर इंफ्रा लेके चलने की सलाह है। ये टारगेट सोमवार या मंगलवार तक हासिल होने की ताकत है इस स्टॉक में। ओके, 1.5 मिनट बच्चे, किसी कोई कॉल है तो पहले बता दे, नहीं तो फिर मैं मेरा पोल शुरू कर रहा हूँ। पहले कॉल, नहीं तो पोल। और पोल ये है कि सोमवार के लिए कितने लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के फेवर में तेजी। सेठी साहब आपको तो जरूरत ही नहीं, हाथ नहीं भी उठ, अरे सेठी साहब आपको तो पता ही है, आप तो मंदी करते ही नहीं है, आप तो दोनों ही खड़े गए। अच्छा, तेजी की तरफ है सुमित जी, बंसल जी, कुणाल जी, किरण जी, विश्व जी। ऐसा है, मतलब कई बार हमने नहीं बताना होता तो ऐसे हाथ घुमाते हैं आपका। हाँ या ना, क्या किधर इशारा है? अनिल जी, मेरे हिसाब से पोजीशन अगर लेनी है तो 16,400 के ऊपर ही लेनी चाहिए। okay. तो मैं अगर लॉन्ग हूं तो बुक कर दूंगा, फ्रेश लॉन्ग नहीं करूंगा। okay. और शॉर्ट करने के लिए मुझे लगता है वीकेंड का वेट करना चाहिए। वीकेंड पे कैसे करेंगे? ऊपर आई विल कंसीडर क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग मंडे को। अनिल जी, मंडे को परफेक्ट। और सिमी जी ने हाथ खड़ा किया तेजी की तरफ, है ना सिमी जी?
ये सब तलवार जैसी क्या चीज है आपके हाथ में? सर जब नजदीक लाते कैमरे के ऐसा लगता है कोई तलवार है आपके हाथ में। नहीं, वो पेन है, चाकू तलवार है? नहीं है। मुझे किसी को काटना नहीं है। काटने का अगर हिम्मत है तो बेयर्स को ही काट के चले जाएंगे। मार्केट में जो भी सेल कॉल डिलीवर करेगा इस मार्केट में उनको ही काट के चले जाएंगे। अगर बेयर्स को आपको पता तो है ना बेयर्स कौन है? आपको पता तो है ना बेयर्स कौन है? सामने आपके सामने बैठा है विश्वेश। लो आज तो फिर भी आशु जी नहीं आए, नहीं तो आशु जी का भी नाम आ जाता उनमें। चलो सब सारी कन्वर्सेशन में जो हुई है वो कुणाल जी आप सेफ है। अब आप सेफ जोन में जा चुके हैं कुणाल जी। तोप का मुंह कहीं और तोप का मुंह अब आशीष जी और विश्वेश जी की तरफ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपको लाइफ में कोई रिस्क नहीं इतने। हाँ बिल्कुल, फरवरी से जो आप दबाव झेल रहे थे आज मई के अंत में आते आते समाप्त हुआ। तो नहीं तो कुणाल जी को हमेशा टेंशन रहती थी। फाइनली आपके सामने प्रोविजनल क्लोजिंग आई है 16,280 पर निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 1000 अंकों की तेजी के साथ 34,300 के आसपास। तो हल्की सी नीचे फाइनल क्लोजिंग जो मिलेगी एडजस्टमेंट होने के बाद शायद आपको 16,260-65 के आसपास मिलेगी निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर मिलेगी 34,275-270 के आसपास मिलनी चाहिए, 250 के आसपास मिलनी चाहिए। ये फाइनल क्लोजिंग आएगी 2 मिनट में आ जाएगी। और सोमवार सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। 350 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 250 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। और अब जब इतना अच्छा बाजार बंद हुए हैं, इतने अच्छे फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड करें, प्लीज़ सैटरडे संडे देखना मत, सीधे सोमवार सुबह ही देखेंगे। बार बार देखने से भी नजर लग जाती है। फाइनली फाइनल क्लोजिंग आई है आपकी 16,265 जो हम बता रहे थे, एग्जैक्टली वहीं पर आती दिखी 266 पर, और बैंक निफ्टी 34,276 वही निकल के आया। एवरेज क्लोजिंग भी वहीं पर आ गए सर, जो लेवल एवरेज क्लोजिंग सेम आई है। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब, सुमित जी, क्या हो गया? कुणाल जी, बंसल जी एकदम मुंह पर हाथ हुए, थक गए? अनिल जी रेडी हो रहा था उठने के लिए। तो मुझे खत्म शो तो खत्म करने दो, इतनी क्या जल्दी भागे? उल्टा देखो 1 मिनट और लेट हो गए, आराम से रुक जाते हैं तो मैं सबको थैंक यू करके निकल जाता है। आपके चक्कर में सब लोग 1-1 मिनट लेट हुए, और इसके जिम्मेदार बंसल जी है, इसलिए शुक्रिया। सेठी साहब आपका भी, विश्वेश जी, किरण जी और सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।